अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर्स 2024 में, जहां इंतखाबी मार्का होने को है, जहां इंतखाबी मैदान सज चुका है, वहां जियो न्यूज़ की पूरी टीम ने भी कमर कस ली है और हम तैयार हैं आप तक इंतखाबी मराहिल के तमाम प्रोसेस को पहुंचाने के लिए, चाहे वो इंतखाबात से पहले की गहमा गहमी हो, इंतखाबात का दिन हो या इंतखाबी नताइज हो। आपको पता है itself is a question कि गहमा गहमी जिसको आप कह रहे हैं वो हो भी रही है कि नहीं, क्योंकि बाय अ लॉट ऑफ क्वार्टर्स वो वाली स्टीम, वो वाली रिदम, वो वाली एक्साइटमेंट हम शायद इस बार नहीं देख रहे जो हम पहले इलेक्शंस में देखते आए हैं। लेकिन एटलीस्ट हमें शुक्र करना चाहिए कि हमारे यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, जहाँ फिर भी डेमोक्रेसी प्रिवेल्स, जहाँ इलेक्शंस होते हैं। इनफैक्ट वी आर द 5th लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड और हमारे रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद करोड़ों में है। सो टू बी वेरी प्रिसाइज 85 लाख, बिल्कुल आपने सही कहा है। सो ये इन इटसेल्फ बात बहुत खुशी की है दैट वी कैन स्टिल डिसाइड हु वी वांट टू लीड अस, वी गेट टू एक्सरसाइज आवर राइट ऑफ वोट। और सर्टनली उसके बाद जब हमारे पास इंतखाबी नताइज के बाद गवर्नमेंट्स बनती हैं, लीडरान आते हैं, वज़रा होते हैं, वज़रा आज़म होते हैं, तो हम उन पर तनकीद भी कर सकते हैं और हम उनसे सवाल भी कर सकते हैं। हाँ, इस प्रोसेस में बहुत सी खामियां हैं जिसकी भी हम ही यहाँ बैठकर निशानदही करते रहते हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ ये प्रोसेस आने वाले सालों में और मज़ीद बेहतर हो और जमहूरियत इसी तरह पाकिस्तान में फले फूले परवान चढ़े। हम अपने पैनल का क्यों ना तारुफ करवाते चलें। व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली। एक्चुअली हम सिर्फ नाम लेंगे और बाकी तो आप लोगों को पता है हु दे आर। Sitting right next to us, हामिद मीर साहब, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सोहेल बड़ाइच साहब इज विद अस, साथ ही हमारे साथ हैं शहजाद इकबाल के साथ हैं शाहजेब खानजादा, मजहर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब इज आल्सो विद अस। अच्छा, ये तो वन एंड ओनली, ऑफ कोर्स सर, आपकी तरह तो कोई और है ही नहीं। लेकिन ये तो हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। मोर पीपल विल बी जॉइनिंग अस लेटर इन द शो। इनफैक्ट ये ट्रांसमिशन अब्दुल्ला कितनी देर की? घंटों सिलसिला चलता रहेगा। टू बी प्रिसाइज, आज हम 4 घंटे के लिए आपके साथ मौजूद होंगे, उसके बाद कल भी और इंतखाबात के बाद तक आपको लम्हा ब लम्हा खबरें पहुंचाते रहेंगे। शुरू करते हैं मेरा ख्याल है, और उसके बाद कुछ और हमारे साथ एक्चुअली मेजबानी में भी फराइज सर अंजाम देंगे, लेकिन कुछ ही देर में हम उनसे आपका भी तारुफ करवाएंगे। यस, सो हम कराते चलें। Why we should. मोहम्मद जुनैद इज विद अस, आवर फ्रेंड, आवर कॉलीग। मोहम्मद, वेलकम। जुनैद, कैसे हैं? खुशी हुई आप सबको देख के। और आपने अपने लिए कोई अलग सा ही प्लेटफॉर्म चूज किया है? बस सोहेल बड़ाइच साहब और मैंने कुछ तय किया आप सबके लिए। ये पता चल जाएगा हम सारों को। जैसे उनके लिए लहदा प्लेटफॉर्म है ना, इनके लिए भी। और ये लहदा बैठ के लगता है ही विल बी जजिंग अस, आप देख रहे होंगे। आई गेस भट्टी साहब हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। हाँ जी, बिल्कुल, मैराथन ट्रांसमिशन होगी और इसमें सबसे अहम जुज़ आप लोग हैं, क्योंकि सालों बरस आपने जियो न्यूज़ पर एतमाद किया है और इंतखाबात दर इंतखाबात ये चेहरे, ये टीम आपके साथ मौजूद रही है। हामिद मीर साहब, कैसे सर आप? अल्लाह का फजल है। बड़ा सोच के आपने जवाब दिया। एक्साइटेड अबाउट दीज इलेक्शंस? मैं इस चीज़ पे एक्साइटेड भी हूँ और अभी तक हैरान भी हूँ कि इलेक्शन हो रहा है। तो इलेक्शन का होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 8 फरवरी को जो होना है उसका तो हमें नहीं पता, लेकिन इलेक्शन हो रहा है, ये इतनी बड़ी बात है कि ये आपको पता जो है ये 3-4 महीने बाद चलेगा कि 8 फरवरी का इलेक्शन हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है कि हम भी ज़ाहिर रोज़ाना आपके साथ मौजूद होते हैं और आप गली कूचे में चले जाएं, शादी ब्याह में चले जाएं, गमी खुशी में चले जाएं, पहला सवाल जो टीवी वाले लोगों से या अखबार वाले लोगों से लोग पूछते हैं, इलेक्शन हो रहा है कि नहीं? यही हमसे पिछले महीनों पूछा गया है। मैं पिछले दिनों एक शादी में गया जी, एक शादी में गया तो ज़ाहिर बात है वो दूल्हा दुल्हन जो है वो काफ़ी छोटे थे, मैं उनके सर पे हाथ फेर रहा था, तो वो जो दुल्हन है उसने नीचे से ऐसे गर्दन घुमाई, इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैंने कहा सो यस, राइट साहब, आप शुरू में से उन लोगों में शामिल थे जिनको एतमाद था कि हाँ 8 फरवरी को इन एनी केस इलेक्शन होगा, या आपके भी अपने रिजर्वेशंस थे ड्यूरिंग द प्रोसेस? देखिए, हम जो साफ़ी होते हैं ना, हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से इतलात मिलती रहती हैं। ख्वाहिश मेरी पहले दिन से ये थी कि पोस्टपोन ना हो, बल्कि इससे भी पहले मेरी ख्वाहिश थी कि 90 दिन में हो, लेकिन वो ख्वाहिश तो पूरी ना हो सकी। लेकिन फिर अदालत उज़्मा ने सबको यकीनी बनाया, लेकिन बहुत सी कुव्वतों ने कोशिश की है कि ये इलेक्शन डिले हो जाए, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें जो थी वो उनके मद्देनज़र थी। एक तो उनको ये डराया जा रहा था
कि जी PTI जो है वो बहुत ज़्यादा मकबूल है। दूसरा ये है कि निगरान बड़ी अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं, फाइनेंस की, डॉलर जो है कंट्रोल हो गया जी, इकॉनमी ठीक हो गई, स्मगलिंग रुक गई। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद अल्टीमेटली सेंस प्रिवेल्ड और इसमें अदालत उज़्मा का रोल बहुत जो है वाज़े नज़र आया कि उन्होंने पाबंद बनाया कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही जमहूरियत के लिए अच्छा है और हम सब खुश हैं कि बावजूद इस तरह के माहौल के कि जिसमें लगता था कि शायद इलेक्शन ना हो पाए, इंतखाबात हो रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा करते हैं, अब हम ये सवाल ही नहीं पूछेंगे कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्योंकि हो रहे हैं, वी आर सिटिंग हियर, हो रहे हैं, अब माहौल पे आ जाते हैं, ही जाने चाहिए। लेकिन शहजाद आपसे जी शहजाद, लेकिन आपसे ये जरूर पूछना है, बिकॉज हम वी आर कंसर्न्ड अबाउट द फैक्ट कि हम वो एक्साइटमेंट उस तरह नहीं देख रहे। अगर आप रैलीज, जलसे, ये सारी चीजें भी डाल दें तो वो स्टीम परहैप्स नहीं है। पिछले 1-2 हफ्ते, चले 10 दिनों में कुछ बढ़ गया है। वेल वी सी इट राइट नाउ, राइट हियर, बट वैसे देखें तो पिछले हफ्ता 10 दिनों में मैनिफेस्टोज ही देखें पार्टीज के कब आए हैं, तो उसी से आप अंदाजा लगा लेंगे कि बड़ा लेड बैक किस्म का रहा है। जी हुमा, एक तो सबसे पहले सोहेल साहब के हम बड़े फ़ैन हैं, और इसीलिए क्योंकि जो सबसे मुतनाज़ा लेकिन फैक्चुअल बात होती है वो इतने प्यार से, इतने आराम से कह जाते हैं कि हम कई मरतबा सोचते हैं कि बात कैसे कहें। तो जो सबसे मेरे ख्याल से मुतनाज़ा बात थी वो इन्होंने बड़े आराम से समझा दी कि सिलेक्शन में क्या माहौल है। 90 दिन में होते बहुत बेहतर होता। मुझसे भी कई लोग आके पूछते थे, बिल्कुल सही बात है, जिस महफिल में आप जाएँ पहला सवाल ये होता है तो इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। वो सवालात कम हो गए जब एक दफ़ा सिंबल ले लिया गया PTI से, तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई कि अब तो डिले करने का कोई मकसद ही नहीं बनता। तो उसके बाद वो सवालात कम हो गए थे और बड़ा ऑब्वियस हो गया था कि इलेक्शन होंगे। और गहमा गहमी कम है, कराची में भी कम है। हम मीर साहब और हम पिछले हफ्ते लाहौर थे, तो वहाँ पे भी जो अगर आप, क्योंकि यू ऑलवेज टॉक रिलेटिवली कि मुआवजा करते हैं पिछले इलेक्शन से, तो 2018 वाली गहमा गहमी इस दफ़ा नहीं है। इनफैक्ट क्या हुआ ये हम नहीं बता सकते। हम आपसे बात पूछेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन हम जानना जरूर और हमारे पास बहुत टाइम है, हम इस पे भी आ जाएंगे। हाँ, तो वो गहमा गहमी मेरे ख्याल से उतनी नहीं है जितनी नॉर्मली इलेक्शंस में एक्सपेक्ट की जाती है, और खासतौर पे पंजाब क्योंकि कहा जाता है एक बैटल फील्ड है, वहाँ पे वो गहमा गहमी नहीं है जो है। हाँ, ये बात सही है, लेट शुरू है। वैसे तो आप देखते हैं कि महीना 1.5 महीना पहले हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो पार्टीज हैं उनको भी कहीं ना कहीं खदशा था ऐसा ना हो कि इलेक्शन कहीं मुलतवी हो जाए। मुस्लिम लीग नून से पूछे तो वो कहते हैं हम अपनी इससे पहले की तैयारी कर रहे थे, हम उम्मीदवार तय कर रहे थे, टिकटों की तकसीम के मामलात थे। बिलावल तो आपको पता ही है, शाहजेब साहब कब से कैंपेन कर रहे हैं, गालिबन ही स्टार्टेड हिज कैंपेन द अर्लीस्ट। उसके बाद मुस्लिम लीग नून भी अब जल्द से जुलूस रैलियाँ करती नजर आ रही है, लेकिन ओवर द ईयर्स आप भी इलेक्शन कवर करते रहे हैं, हम भी करते रहे हैं। PTI का फैक्टर ऑब्वियसली उस तरह से तो नहीं मौजूद इस इंतखाब में, लेकिन फिर भी डू यू ऑल्सो थिंक इंतखाबी गहमा गहमी हमें सड़कों पर, चौराहों पर, गली मोहल्लों में कम नजर आ रही है? कम नजर आ रही है। PTI का फैक्टर है 2013 में भी जो एक बहुत हैपनिंग कर दिया था इलेक्शन को, जैसे वो जलसे करती है PTI, जैसे हैपनिंग होता है, क्राउड पुल करना, ये सब चीज़ें। दूसरा फैक्टर खुद नून लीग भी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक लेड बैक आपको अप्रोच नज़र आती है, देर से कैंपेनिंग शुरू की है, देर से मैनिफेस्टो दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ी अग्रेसिव कैंपेनिंग की है, और मेरे ख्याल में इसलिए भी की है क्योंकि अगर वो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब रखते हैं तो उन्हें पता है कि अगर ये इलेक्शन उनका नहीं है तो अगले इलेक्शन के लिए उन्हें भरपूर कैंपेन करनी है। ज़ाहिर उन्हें कराची के हालात बेहतर करने पड़ेंगे, कराची का नक्शा ज़रूर बेहतर करना पड़ेगा, मगर इलेक्शन हमेशा एक एक्साइटिंग चीज़ है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, किसी भी मुल्क में, क्योंकि हमें पिछले 1.5-2 साल में हम बहुत ही इतना सा दूर रहे हैं कि शायद हम 8-10 साल इलेक्शन से दूर हो जाते हैं। आज ये भी हो सकता था कि जनरल कमर जावेद बाजवा इस मुल्क के आर्मी चीफ होते और हमें दूर दूर तक इलेक्शन नहीं नजर आ रहे होते, और सियासी जमातें मिलकर कैंपेन करने की कोशिश कर रही होती, जमहूरियत की और शायद हम सारे बंद होते, क्योंकि उनकी ख्वाहिशात बहुत बड़ी बड़ी थी और IQ इतना सा था जनरल बाजवा साहब का। मगर उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मराइल आए हैं कि जिसमें लग रहा था कि शायद इलेक्शन ना हो पाए, जिसमें जो ज़्यादा बड़ा फैक्टर मुझे लगता है बाद में ये हो गया था, जिसका बड़ाई साहब ने बात किया कि शायद ये कहीं ना कहीं एहसास होने लगा था कि चीज़ें संभल रही हैं और चीज़ें अच्छी चल रही हैं। जब इतना कुछ हमने किया है, केयरटेकर गवर्नमेंट है, मईशत बेहतर हो रही है, तो फिर हम ही चलाते हैं ना, जब इतना कुछ करके ये सारा का सारा हासिल किया है। मगर ये अच्छा हुआ कि सेंस प्रिवेल किया, और उसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ा साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, और हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। चलिए एक रीज़न तो चलें शाहजेब आपने भी बता दिया कि ऑब्वियसली PTI का ज़रा माइनस फैक्टर होना बीच में, इसलिए भी वो स्टीम कम नजर आ रही है। लेकिन लॉट ऑफ द बजट हमने देखा है मज़र साहब, कैंपेनिंग वगैरह का या इलेक्शनरिंग का, सोशल मीडिया पे भी बड़ा बजट बिग टाइम जा रहा है। टिकटॉक आप ले लें, ट्विटर ले लें, इंस्टाग्राम, इट्स एवरीवेयर। आपको लगता है उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, कंसिडरिंग दैट वी हैव अ लॉट ऑफ यूथ एज वोटर्स दिस टाइम?
देखिए हमारे यहाँ एक वैसे तो जिस तरह आपने शुरू में भी कहा था कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से और ख़ास तौर पे इस्लामी कंट्रीज़ में कि ना जहाँ इतना वाइब्रेंट मीडिया है ना इतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। हम बहुत से सवालात अपने मुल्क में करते हैं और करने चाहिए तो चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। विद इन द कंट्री हम बात करें तो हम हर इलेक्शन से एक तनाज़े को दूसरे इलेक्शन तक ले जाते हैं और एक नया तनाज़ा दूसरे इलेक्शन में खड़ा हो जाता है। ये फैक्टर जो है ना लोगों को एक तरीके से इलेक्शन से दूर कर रहा है। डीपोलिटिसाइजेशन जो है वो बहुत ख़तरनाक है। अब अगर ये 60-65% नौजवान जो है इस इलेक्शन में हमें उतना मुतहर्रिक नज़र नहीं आ रहा तो ये कोई मेरा ख्याल है जश्न मनाने की बात नहीं है, सवालात खड़े करने की बात है कि अगर वो पोलिंग स्टेशन पे नहीं आता, वो इतना टर्न आउट नहीं होता जो हमें 2018 इवन 2013 में भी नज़र आया चीज़ें, तो हमें तो ये नज़र आ रहा था कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मेरा ख्याल है बहुत से सवालात ये इलेक्शन छोड़ के जा रहा है, बहुत से सवालात इस इलेक्शन में उठेंगे और इसीलिए लोग सवाल करते हैं। इवन आज भी जब मैं आ रहा था तो सवाल किया उसने कि जी वाकई इलेक्शन हो रहे हैं, तो मैंने कहा जब तक इलेक्शन मुलतवी ना हो समझ लो कि इलेक्शन हो रहे हैं। ये चीज़ ज़ाहिर है कैंपेन को मुतासिर किया है, इस चीज़ ने कैंपेन्स को मुतासिर किया है क्योंकि एक कन्फ्यूजन है, एक पैनिक है। यहाँ मैं जिस शहर में हम बैठे हैं इस शहर में एक पैनिक है कि कैसे हम पोलिंग स्टेशन तक जाएंगे। बहुत से लोगों के घरों में इस तरह के मैसेजेस आए हैं उसमें, तो ये अगर ये कन्फ्यूजन रहेगा, ये पैनिक रहेगा तो ज़ाहिर है ये इलेक्शन होगा 8 फरवरी को और हम इसी तरह बैठेंगे, एक नतीजे भी सामने आएंगे, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन क्या इससे डेमोक्रेसी मजबूत होने जा रही है? क्या हम डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहे हैं? अभी ग्रेट डिबेट जब हम देख रहे थे अपने जियो पे तो मीसाक़ जमहूरियत से ज़्यादा बहुत ज़रूरी है मीसाक़ सियासत किया जाए। ये भी है कि सियासत की बेसिक्स तो हमें समझ में आनी चाहिए। डेमोक्रेसी तो उसके बाद का मरहला है। पहले तो हम पॉलिटिक्स के जो कोड्स हैं उनको डिसाइड करें, उन फैक्टर्स को सामने लेकर आएँ कि जिनकी बुनियाद पे ये सारे पार्लियामेंट डेमोक्रेसी खड़ी हुई है, आइन खड़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा हुआ है। लेकिन यही तो अलमिया है कि जब जो भी पावर में होता है, जब उसे कहा जाता है कि आए मिलकर बैठ के बात करें, तो वो ऑपोजिशन जो उसी ऐवान में बैठी होती है उससे हाथ मिलाना गवारा नहीं करता और वो अपने चेंबर में बैठा रहता है। और फिर जब वक्त बदलता है तो फिर सबसे बातचीत भी याद आती है और मुज़ाकरात भी याद आते हैं। में भी देखा जो लोग जिन लोगों को बात करनी चाहिए सिर्फ उन्हीं लोगों को बात करनी चाहिए, किसी दूसरे को बात नहीं करनी चाहिए। भट्टी साहब आपको अगले सवाल आनंद मीर साहब से नहीं, भट्टी साहब भी है ना, ऐसे ना करें भट्टी साहब वो वैसे ही कोने में बैठ गए, उनको जरा इंक्लूड हम कर लें। अच्छा लगा शायरों के बाद जो आखिर पे सीनियर शायर, बड़ा शायर, शम्मा महफिल मेरे पास, यानी आप सारों का कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या कह रहे हैं? हाँ तो वो जाहिर है वो होना चाहिए था, ऐसे ही मुझे नहीं अभी नहीं नहीं अभी यार नहीं आप सब लोग टीम अप ना हो भट्टी साहब के खिलाफ। और हम उनके साथ अच्छा और मजे की बात देखें ये एंकर हैं और हम जैसे तजिया निगार जिनको एक मिनट 1.5 मिनट मिलता है फिर भी नहीं बन सके। अरे हाँ वो तजर्बा याद है हमें। यानी ये कोई नहीं जाने देता कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी चले जस्ट टू कंक्लूड एंड ऑब्वियसली टू इंक्लूड। भट्टी साहब ऐसे ना करें अब्दुल्ला, मतलब भट्टी साहब ऐसे भट्टी साहब आपका ये भी ऑप्शन है, माय आंसर इज द सेम। हाँ ठीक मगर ये भट्टी साहब जहाँ अभी मजहर साहब नौजवानों की बात कर रहे थे, कह रहे थे लोग डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इफ यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स जिनका ताल्लुक, चलें एक जमात की बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो तो कहते हैं हम तो जाएंगे वोट देने और वो यू नो वो मोटिवेट भी कर रहे हैं अपने दोस्तों को भी जो उनकी वोटर सपोर्टर बेस है। सो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारों ने ये ख्याल किया है कि वो तमाम तर मसाइल के बावजूद इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा हैं तो आई गेस उनका वोटर भी निकलेगा फिर। अच्छा पहली बात तो ये कि वोटर को निकलना चाहिए, जाना चाहिए, ज़रूर वोट डालें और प्लीज़ अल्लाह के नाम पे अपना ये वोट ज़रूर डालिएगा, ये मत घर में मत बैठिएगा, ज़रूर डालिएगा वोट। और दूसरी बात ये है कि ये इलेक्शन 2024 नहीं है, ये सिलेक्शन 2024 होने जा रहे हैं। तो इस सिलेक्शन 2024 को इलेक्शन में बदलने के लिए प्लीज़ निकलें, सारे निकलें और वोट डालें और गली मोहल्लों में चले जाएं। कोई इस इलेक्शन पे एतबार नहीं कर रहा, इस तरह के इलेक्शन होना कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। जिस तरह का यक तरफा कार्रवाइयाँ जारी हैं और जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रिया फ़ाइज़ ईसा काजी बेंच का जिन्होंने बल्ला ले लिया। पिछले 2 सालों में इस मुल्क में आइन टूटा है, पिछले 2 सालों में 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हुए, मरकज़ में इलेक्शन नहीं हुए, कप्तान नहीं रहा, ना कप्तान रहा, ना बल्ला ना रहा, ना बल्लेबाज रहा, ना टीम रही, ना प्लेइंग फील्ड रहा।
प्लेइंग फील्ड। और इसके बावजूद अगर हम अगर समझते हैं कि हम ये महफिल सजा के ये इलेक्शन है और इसको जमहूरियत को फ़ायदा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कोई जमहूरियत ना इस 2018 में जो इलेक्शन हुआ था उससे जमहूरियत को फायदा सर अल्हम्दुलिल्लाह ये उसका बाप है। अच्छा। कहने का मकसद ये, कोई एक चीज़ ले ले, वहाँ तो थे ना, वहाँ उसको भी यानी वहाँ है नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज अंदर थी। तब भी हमें याद है आपको हम कहते थे, आप कहते थे नहीं नहीं बिल्कुल ठीक हो रहा है। इंटरेस्टिंगली न्यूयॉर्क टाइम्स की आज जो हेडलाइन है, अगर आप उसका मुवाजना करें 2018 से, आई मीन हैरत इस बात पे होती है कि हम अपनी गलतियों से सीखे नहीं, वही मॉडल आज भी फॉलो हो रहा है। अच्छा जी, ये गुफ्तगू तो चलती रहेगी। और एक सिर्फ माहौल की बात कर रहे हैं, एक्साइटमेंट की, गहमा गहमी की, जिन्होंने माहौल बनाना था उनको बनाने नहीं दिया गया, और जिनको कहा गया बनाएं उनमें इतनी सख्त नहीं थी, ताकत नहीं थी, आवाम में जा नहीं पा रहे थे, इसलिए वो बना लिया। चलिए तो आ गया मुफ्ती साहब का कमेंट इन द शो। जुनैद, यू हैव कवर्ड सो मेनी इलेक्शंस like a lot of people here have, आपको भी कुछ ऐसी सेंस है कि चलो 2018 या उससे पहले की बात कर लें तो वो एक्साइटमेंट है, नहीं है? And Junaid has a lot of data for us as well. What are your thoughts on that? जी देखिए, जो सहाफ़ी का ज़ाती तजर्बा है, इलेक्शन के लिए उनका जज्बा होता है, उस हिसाब से तो हमें सबको ही बहुत ज़्यादा पुरजोश होना चाहिए। और जो इरशाद भट्टी साहब बात कर रहे हैं, जो आपने उनसे सवालात किए, उसका जवाब हामिद मीर साहब ने दिया है कि क्यों इन सब हालात, इन सब एतराज़ात और इन सब तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ये इलेक्शन होना कितना ज़रूरी है, और हमें फिर भी इसके ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए और इस प्रोसेस को मुकम्मल करने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो उसी के लिए आप सब यहाँ मौजूद हैं, और पाकिस्तान की इलेक्शन की तारीख का इंसाइक्लोपीडिया हमारे पास मौजूद है सुहेल वड़ाइच साहब, और उनके बहुत सारे इल्म को हमने यहाँ इस जियो इलेक्शन सेल की मल्टीमीडिया स्क्रीन में महफूज किया है, जिसकी तफसील मैं, हमारे और साथी इस पूरी इलेक्शन ट्रांसमिशन के दौरान आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को इलेक्शन के हलकों का पता नहीं है, उनको भी ऐसी ऐसी बातें पता है जो शायद अक्सर हमें भी ना पता हो। लेकिन ना सिर्फ 2018, 2013, 2008 उन तमाम इलेक्शन के रिजल्ट्स और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का मवाजना है वो यहाँ पे स्क्रीन पर मौजूद होगा। तो हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की जो इलेक्शन तारीख है उसका सबसे ज़्यादा रिलायबल, सबसे ज़्यादा तफसीली जो मवाद है वो जियो न्यूज़ के पास, जियो इलेक्शन सेल के पास मौजूद है। 2018, 2013, 2008, 2024 के इन इंतखाबात की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हम यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले क्या हुआ पिछले इंतखाबात में, उससे पहले क्या हुआ, और ख़ास तौर पर कहा जाता है कि 2008 में जमहूरियत बहाल हुई पाकिस्तान में, एक ऐसे इंतखाबात हुए जिससे जमहूरियत की तरफ आगे चलने की उम्मीद पैदा हुई थी। तो उन इलेक्शन के नताइज भी हम आपको बताएंगे, लेकिन 2018 के नताइज पर नज़र डालते हैं। इसके अलावा ये बात ज़रूर जहन में रखिएगा कि कुछ बड़े मुकाबले जो इस बरस हो रहे हैं उसके मुतालिक मालूमात और उसकी अहमियत के हवाले से सुहेल वड़ाइच साहब से हम आगे चल के इसी ट्रांसमिशन में बात करेंगे। लेकिन 2018 में कौमी असम्बली के जो नताइज थे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 270 नशिस्तों के, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा नशिस्तें हासिल की थी 116, फिर PMLN, PPP, MMA और दीगर जमातों की नशिस्तें यहाँ पर आपके सामने हैं। प्रोविंशियल असम्बलीज़ का भी डेटा यहाँ पर मौजूद होगा, उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। ज़रूरी बात यह है कि इससे पहले जो इंतखाबात होते रहे उसका हम यहाँ पर मुआवजा कर रहे हैं। तो 2013 के ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं, जिसका नतीजा काफ़ी मुख्तलिफ था, और उसके आप कौमी असम्बली के नताइज देखें तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने बड़ी ज़्यादा नशिस्तें हासिल की थी, 129 नशिस्तें हैं। फिर पीपल्स पार्टी थी उसके बाद, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM इन दोनों जमातों के बाद थी, और उसके नतीजे में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और सुहेल वड़ाइच साहब, हामिद मीर साहब और दीगर साथियों से हम इस बारे में बात करेंगे। 2008 की चूँकि हमने बात की थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद ये इंतखाबात हुए थे, तो उसमें कौमी असम्बली के इलेक्शन के बाद क्या नतीजा था, किस तरह पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हुई और पार्लियामेंट मुकम्मल हुई थी, उसका नतीजा आपके सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियती नशिस्तें हासिल की थी, 91 नशिस्तें थी, PMLN 67, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म, MQM, अवामी नेशनल पार्टी, MMA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2008 के इंतखाबात का बॉयकॉट किया था। तो ये तफसील है पिछले इलेक्शंस की हुमायूं अब्दुल्ला। लेकिन जो 2024 में अब हलकों में इंतखाबात हैं उसका भी हम बहुत दिलचस्प मुवाजना करेंगे सुहेल वड़ाइच साहब के साथ मिलकर के आज जो अब इस नशिस्त पर होना है इलेक्शन 8 फरवरी को, 2018 में, 2013 में और 2008 में उस नशिस्त पे क्या होता। Wonderful. So we are looking forward to that. Certainly. And all in small doses. अभी that's a lot of information. मेरा ख्याल है एक ब्रेक भी लेंगे, and of course our esteemed guests are with us. तो हमारे साथ ही रहें, हम काफ़ी घंटों आपके साथ ही होंगे। See you in a while.
वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर्स 2024, यहाँ बहुत ज़बरदस्त बातें हो रही हैं जिसमें हम आपको भी शरीक करेंगे और सर्टनली आप भी हमारी इस गुफ्तगू, हमारे तज्ज़िये और हमारी ख़बरों से महजूज़ भी होंगे और बाखबर भी रहेंगे। तो लिहाजा फॉर दैट यू कैन ट्वीट अस, तो आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, अपने कंसर्न्स, अपनी रिजर्वेशंस, अपनी कमेंट्री कर सकते हैं @JioNews एक्स पे हमें लिख के भेज सकते हैं। $50 बिलियन खर्च किया है, यू कैन गेट इन टच विद अस ऑन एक्स। ये ठीक था ना, मतलब ट्वीट हमने निकाल इससे दिया। पहले एवरीबॉडी मैंने जब $50 बिलियन लगाया तो रीब्रांड किया होता, मुझे बड़ा बुरा लगा। खासे मुझे लगा उनको certainly। बहुत बुरा लगा। अच्छा जी, जुनैद इससे पहले हमें बता रहे थे, हमें एक कंपैरेटिव एनालिसिस दे रहे थे इंतखाबात के नताइज के बारे में 2008, 13 और फिर 18 का। अब 2024 का इंतखाब है और हर मरतबा हमने देखा एक डिफरेंट पार्टी मेजॉरिटी के साथ ऐवान में हमें नजर आई। जाहिर है पस पर्दा बहुत सी बातें होती हैं, इन तमाम इंतखाबात के नताइज को लेकर भी बहुत से कंसर्न थे, आज तक हैं, लेकिन 2024 में क्या कोई एक्शन रीप्ले हो सकता है जो हमने पिछले इलेक्शन में देखा किसी एक पार्टी की मेजॉरिटी को लेके, या फिर इट इज टू अनप्रेडिक्टेबल के कुछ नहीं कहा जा सकता? इलेक्शन जो है 2024 का, इसने पिछले तमाम इलेक्शंस को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, इसमें बड़े बड़े अजीबोगरीब वाक़यात हो चुके हैं और होने वाले हैं, जिस तरह के आज ही यहाँ पे शायद आपको पता है भाई के कैंडिडेट्स भी सामने आ गए। जी बिल्कुल, उनके हिमायत याफ्ता कुछ सबको पता है कि भाई कौन है जी, और भाई के कैंडिडेट्स जो हैं वो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो कहीं ना कहीं हालात तो ख़राब करेंगे ना। क्या वो एमक्यूएम पाकिस्तान के वोट बैंक पे फर्क डालते हैं और दीगर सियासी जमातों के? लेट्स सी क्या होता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो इलेक्शन है ना, इस इलेक्शन में जो एक बड़ी नेगेटिव चीज़ है जिसको हमें डिस्करेज करने की ज़रूरत है, वो है वोट फरोशी। इस इलेक्शन में हमने ये देखा है कि जो वोट है वो खरीदे जा रहे हैं बल्क में, और ये जो है इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को शायद इसमें पता भी नहीं है, आम वोटर को, वो ये समझता है कि चलो मैंने अगर 5000 में अपना वोट बेच दिया है तो चले मेरे बच्चों को 3-4 वक्त का खाना मिल जाएगा। लेकिन ये वोट बेचना जो है ये दरअसल अपनी आप को बेचने के मुतरादिफ है, अपने ज़मीर को बेचने के मुतरादिफ है। और इसमें कैंडिडेट्स जो हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, वो जो मुकद्दस किताबें हैं उस पर ओथ भी ले रहे हैं, यानी कि एक तो आप गलत काम करवा रहे हैं उसमें फिर बीच में आप मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज इंडीड ट्रैजिक। शाहजेब साहब, अब व्हाट डू यू थिंक? अभी हमने पिछले इंतखाबात के नताइज भी देखे, जो तस्वीरें थी वो सामने आई, 8 फिर 13 और फिर 18 और 24। क्या आपको सेंस नजर आती है? टर्नआउट बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि हाँ टर्नआउट ज़्यादा हो जाए तो किसी एक पार्टी को नुकसान, बाकियों को फ़ायदा, या कुछ भी हो सकता है, या फिर पिछली जैसी कोई असेंबली हमें देखने को मिलेगी? देखिए, टर्नआउट अगर ज़्यादा होगा तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा। सही है। और इस वक्त गम गुस्सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर में, जो 2018 में नून लीग के वोटर सपोर्टर में था। तो नून लीग का वोटर सपोर्टर किसी न किसी लेवल पर निकला, और निकलने की वजह से क्या कुछ नहीं मैनेज किया गया इमरान खान साहब के लिए। उसके बावजूद पंजाब नहीं जीत पाए थे इमरान खान साहब, पंजाब नून लीग ही जीती थी। फिर वो उसके बाद जहांगीर तरीन साहब का और फिर सारे के सारे मामला हुए। तो पीटीआई के वोटर सपोर्टर के पास बड़ा आइडियल मौका है कि आपने अपना जो गुस्सा है उसको चैनलाइज करने का वाहिद तरीका जो है वोट है। आप वोट करें, जो हामिद मीर साहब भी बात कर रहे थे कि इलेक्शन ना होने से हमेशा इलेक्शन होना ज़्यादा बेहतर है, और उसका होना इसलिए बेहतर है कि जी 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर जो बड़ा गुस्से में है वो टर्नआउट बढ़ाए और उन उम्मीदवारों को जिताए जिनको वो समझते हैं कि वो इस सारे के सारे गुस्से को चैनलाइज करके आगे जाके वो काम कर सकते हैं जो कि वो चाहते हैं, बजाय इसके कि वो घर में बैठे रहें। तो इसलिए इलेक्शन हमेशा अच्छा है। अगर तहरीक इंसाफ को 2018 वाला नतीजा चाहिए तो उसके लिए उनके वोटर सपोर्टर को मगर क्या वड़ाइद साहब से भी पूछना है? जी, वड़ाइद साहब से भी पूछना है, मजहर साहब से भी पूछना है। ये टर्नआउट बहुत डिपेंड करता है कि ऑब्वियसली क्या रिजल्ट होगा। अगर टर्नआउट हम सोच लें कि इस पर लोग जाएंगे, आपको लगता है, एंड ऑल्सो सिंपैथी वोट, डज इट एवर वर्क? अगर हम बेनज़ीर के वक्त भी चले जाएं, बल्कि वैसा पहले आपसे पूछ लेते हैं क्योंकि ऑब्वियसली यू आर एन इंसाइक्लोपीडिया, सिंपैथी वोट काउंट करते हैं? अभी जो पीटीआई को लग रहा है और हो भी रहा है एक तासुर, तो लोग वो भर भर के उस तरह पीटीआई की सपोर्ट में निकलेंगे? क्योंकि हमने पिछली बार देखा था पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम अब्रॉड वोट करने के लिए। क्या वही सेंस है इस बार भी कि जी अब तो बचाना है? देखिए, ये तो हतमी तौर पर पोलिंग डे पे ही पता चलेगा, लेकिन ये अंदाज़ा ज़रूर है कि अगर रूटीन की वोटिंग हुई, यानी 40 से 50% के दरमियान अगर वोट पड़े, तो इसका मतलब है कि रूटीन की वोटिंग हो। जी बिल्कुल। लेकिन अगर 50 से 60 तक या उससे भी कुछ ऊपर चला गया तो इट मीन्स कि लोग गैर मामूली तादाद में निकल आए हैं, और इसका
बिल्कुल मतलब ये होगा कि पीटीआई का वोटर जो है वो निकला। सर असेंबली की अभी जो तस्वीर ऐवान की हमने मल्टीमीडिया वॉल पे देखी थी, जुनैद ने हमें सारा दिखाया था, इस मर्तबा तस्वीर आपको 2013 जैसी नजर आ रही है, 2008 जैसी नजर आ रही है, 2018 जैसी नजर आ रही है? देखें, दो है ना बातें। एक तो अभी तक कोई ना ऐसा क्रेडिबल सर्वे आया है जिसकी बुनियाद पे हम इलेक्शन रिजल्ट पे डक कर सकें, और ना ही इस दफ़ा अवामी जज्बात को पढ़ना इतना आसान है। और तीसरा, जाहिर है कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जो नई इलेक्शन में आमतौर पर होती, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हुई। ये तीन वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इलेक्शन के रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान के जो अदारे हैं और जो कुछ सर्वेज हुए हैं, जो उनके कुछ अंदाजे हैं, उनके मुताबिक वो ये देख रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है वो लीड करेगी गवर्नमेंट को, और 100 से 110 तक सीटें जो हैं उनकी एक्सपेक्टेड हैं। अच्छा जी। और लेकिन देखें, ये सारे हैं इफ्स एंड बट्स। इफ्स एंड बट्स, इफ्स एंड बट्स ये हैं कि क्या अगर पीटीआई का वही वोट 60% वाला निकल आया तो फिर ये अंदाजा बिल्कुल गलत साबित हो जाएगा। इंटेलिजेंट गेसेस की जी, बात हो इसी रही है। इसी तरह एक इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे जरा ये कंप्लीट कर दीजिए। इसी तरह उनका अंदाजा है कि 50 से 60 सीटें पीपल्स पार्टी ले, क्योंकि वो अंदरूनी सिंध में उनके मद्दे मुकाबल कोई भी ताकत इस वक्त मौजूद है। सही। और कराची के अंदर वो पहले उनकी 5 सीटें थीं, वो इस दफ़ा कोशिश कर रहे हैं कि हम 8 से 10 सीटें लें। कराची इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कराची में बहुत लेकिन सारे। मैं आपको गैस बता जी, गैस है, ये गैस है, ये जराए हैं आप? नहीं, गैस भी है, जराए भी है। उम्मीद है कि ये गैस ही हो। गैस ही है। नहीं, एक और चीज ना, जी, और दूसरा ये है कि ये इंडिपेंडेंट्स का भी बड़ा, इस दफा जितने इंडिपेंडेंट्स की तादाद है माजी की किसी इलेक्शन में, इवन 1985 के इलेक्शन में जो कि इंडिपेंडेंट्स का इलेक्शन था, उससे भी ज्यादा है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट्स का जो रोल होगा गवर्नमेंट मेकिंग में वो भी बड़ा होगा। और दूसरी, अगर इस गैस को माना जाए तो इसका मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी की और नून की कोलिशन नहीं बन रही। अच्छा, हाँ, सो वो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। लेकिन बलोचिस्तान में और पंजाब में जो है वो पंजाब की गवर्नमेंट इनके गैस के मुताबिक, और सिंध में पीपल्स पार्टी की, और केपी में क्योंकि कुछ वहाँ हरबे जो हैं इतने कामयाब नहीं हुए तो वहाँ पीटीआई के। चलिए जी, ये तो पूरा मंजर आ गया। एक और गैस हम लेना चाहते हैं। शहजाद, आप भी बता दें, यू आर फ्रॉम कराची, क्या सेंस है आपकी? अच्छा, मैं उससे पहले अभी ये जो वोटर टर्नआउट की बात हो रही थी, 2018 में 52-53% था वोटर टर्नआउट। हमें ये भी देखने की जरूरत है कि हमारे पास कैपेसिटी कितनी है। 5-6 बजे तक अमूमन पोलिंग जारी रहती है, क्योंकि अब 2 करोड़ 15 लाख वोटर बढ़ा है 2018 के मुकाबले में। 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स इस दफा हैं। तो पहले तो पता नहीं सोहेल साहब ने इसमें बड़ा काम किया, लेकिन क्या पोलिंग स्टेशन उसी तादाद से बड़े हैं, या जितने एक हल्के में जितने पोलिंग स्टेशन थे उतने ही है तादाद उतनी रखते हैं वोटों? तो आप ये देखें ना कि एक पोलिंग स्टेशन कितने और लोग बर्दाश्त कर सकेगा, क्योंकि अगर वो उतने पोलिंग स्टेशन बढ़ गए, अगर बढ़ गए तो फिर तो ठीक है। लेकिन दो चीजें इसमें, एक तो वैसे भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एक सुस्त रवि होती है वोटर के भी, कि दोपहर को वोट देने निकलेंगे, शाम में निकलेंगे, तो वो सुबह जाते नहीं है, तो सुबह आपको कम रश नजर आता है। बाय द टाइम वो पहुंचते हैं तो इतने अक्सर आप देखते हैं कि पोलिंग स्टेशन बंद हो जाते हैं, लोग बाहर लाइन लगा के खड़े होते हैं। तो कैपेसिटी कितनी है कि क्या वो 60-65% वोटर बर्दाश्त भी कर सकता है एक पोलिंग स्टेशन या नहीं। दूसरा, एक हमेशा एक टैक्टिक की होती है, जैसे शाहजेब ने कहा पीटीआई को बड़ा फायदा होगा अगर ज्यादा वोटिंग टर्नआउट होगा। आप अक्सर देखते हैं जो एक टूल रिगिंग का एक टूल इस्तेमाल किया जाता है जो पोलिंग डे पे, वो ये है कि आप पोलिंग स्लो कर देते हैं कि बाहर लाइनें, हमने पहले बाहर खड़े रह जाते हैं, पोलिंग स्टेशन के बाहर लाइनें लगी हुई देखी हैं। तो ये भी सेंस प्रिवेल 2013 में भी हमें याद है मंजर मुताबिक पोलिंग स्टेशन से रिपोर्ट हुए थे। पोलिंग स्टेशन पे उनको सेंस लगती है कि यहाँ पे शायद ये लेट्स सी क्या होता है। बातें बहुत सी हैं, लेकिन जाहिर है कुछ नाश्ते पानी का भी हमने सोहेल बड़ाइच साहब के लिए इंतजाम करना है, उसके लिए हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। जी, आपको खुशामदीद कहेंगे जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर्स 2024 में। अच्छा, यहाँ कुछ चेंजेस भी आपने देख लिए हुए, खाने पीने आ गए हैं, लेकिन द वन थिंग दैट वराइट साहब यू आस्क्ड फॉर, समोसे, वो ही नहीं आया। और पैटीज बड़े जरूरी है, मतलब बाकी सब कुछ आ चुका है लेकिन वो नहीं आया। उसका भी इंतजाम हो रहा है। जब भी कराची आते हैं तो ये इधर के समोसे बहुत खाते हैं,
क्योंकि कराची के खाने पीने की चीजें बहुत अच्छी होती हैं। चलिए यार ये ना बात करें लाहौर का, इसमें मैं और आप सेम पेज पे हैं। लाहौर का खाने का मुकाबला नहीं। नहीं बड़ा इतना आगे जाते हैं सर, ये वो आप बड़ी बॉर्डर बड़ी में लाहौर बात लेकिन तो नहीं सर। लाहौर से आके बदल गए हैं। हम एक इंस्टेंट पोल कराची करने का के रंग बाद का चढ़ गया। जायके की बात हो रही है, क्वांटिटी ज्यादा होगी। हाँ, सर, जायका नहीं सर नहीं, हमें जायके पे भी एतराज है, अगर इजाजत दें ठीक है। बिरयानी आप ले लें। निहारी नहीं निहारी पे नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? निहारी ज्यादा अच्छी है। हलीम भी आप ले लें। मेरा वोट सोहेल वड़ाइच साहब के साथ। हाँ जी, नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं जी। जुनेद साहब, अच्छा ओके, दिस इज समथिंग जिसपे हम एक इंस्टेंट पोल करवा लेंगे, बिकॉज अब बनता है कि हम करवा लें, बट दैट विल कम लेटर इन द शो। अभी हम लोग आपके साथ ही हैं, अगले कुछ घंटों में भी आपके साथ ही होंगे। इस पे तो भट्टी साहब की राय ले लें आप। इसमें भी नहीं, आपने तो इसमें भी नहीं ली है। यहाँ का खाना इन्होंने खाया नहीं। वैसे सच्ची बात है कि जो कुछ हो रहा है इस पे ही मेरी राय ले लें तो भट्टी साहब को रावलपिंडी की जलेबियां बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा चलिए, ये नई चीज आई है। पिंडी की वैसे गराटो जलेबी पिंडी की क्यों? वो क्यों बहुत मीठी Let's avoid taking brands मेरा ख्याल है। इस्लामाबाद की नहीं, पिंडी की। सर आजकल तो वो उन जलेबियों के लिए बड़े बड़े मेरे लाइन में लगे, कोई हमें भी दे। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब हमने एक और भी ब्रेक लेनी है शॉर्टली, लेकिन अगर इसी पे बात करनी है तो फिर इस पे आप अपनी राय दे दें प्लीज। खाने पीने पे। खाने पीने में इसमें कोई शक नहीं कि लाहौर लाहौर है, कराची की कोई करीब भी नहीं है। कराची के कोई करीब नहीं। कराची के करीब नहीं है। के कितनी जगह खाना खाया यानी मैं कमाल मजर भाई आप तो ना करें यूट्यूब भट्टी साहब, कल रात को आप खास तौर पे लेट नाइट कराची के एक खास जगह पे एक खास चीज खाने गए थे, वो कौन सी थी? सर वो चीज ऑन एयर नहीं बताई जा सकती। ये बहुत खास हो गए। मेरा ख्याल है कि ये जानने के लिए मेरा ख्याल है कि हमें एक ब्रेक लेनी होगी। आप ऐसे ही समझ रहे हो कि यहाँ बहुत सीरियस बातें भी होती हैं, लेकिन ये सब कुछ भी तो जिंदगी का हिस्सा है। और पेट भर जाए तो अच्छी बातें फिर हो जाती होती हैं, लेकिन वी हैव टू टेक अ ब्रेक। और ये हेडलाइन ब्रेक है, वील बी विद यू आफ्टर दैट। आ जाएंगे ना। वेलकम बैक, खुशामदीद कहेंगे आपको दोबारा। जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर्स 2024। इंतखाबात से पहले की गहमा गहमी हो, इंतखाबी मराहिल हो, वोटिंग का दिन हो या इंतखाबी नताइज, आपको सब कुछ हम बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। You really don't have to go anywhere else। सारे एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे साथ हैं इस घंटे में। अगर आपने हमें ज्वाइन किया है, वंस अगेन वेलकम। आपको बता दें हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं, सोहेल वड़ाइच साहब, मजहर अब्बास, इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल, शाहजेब खानजादा एंड ऑफ कोर्स मोहम्मद जुनैद इज आल्सो विद अस। प्लीज वन एंड ओनली भट्टी साहब, वन एंड ओनली There we said it। वन एंड ओनली। वैसे वो लोनली अलग से स्टेज लगाया हुआ है। वो स्पेशल जगह दी है, वो लोनली उसका हल भी हम तलाश करेंगे मिलके सब इंशाल्लाह। इसका क्या मतलब है? वैसे शुरू करें अब। बताते हैं आपको बात, ये जुनैद को समझाएंगे। बता दें ब्रेक से पहले क्या बात हो रही थी। हाँ, ब्रेक से पहले हम सब जुनैद के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। We have come down to that। अभी इलेक्शंस are at और hand। मैंने एक लाहौर वाला डिस्क्लेमर दिया था। हाँ, उमा कह रही है कि अभी इलेक्शन होने हैं। मैंने तो 2-3 ऑफरें की हैं, नाम पेश किए हैं। बस ख्याल कीजिएगा कोर्ट के मामला जरा मैनेज कर लीजिएगा। हाँ वो जरा जरूरी है। पता नहीं लगता ना कब निजी मामला जो है वो और क्रिमिनल केस में वैसे अब इस सिलेक्शन के बाद तो इनको लाहौर से बड़े रिश्ते आएंगे। अच्छा अच्छा देखिए, अब हमारे व्यूअर्स को लगना स्टार्ट हो जाएगा हम सर जोड़ के इसलिए बैठे हैं। नहीं, हम यहाँ वो हम बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे उस काम के लिए। दिस इज नॉट द डे फॉर दैट। हाँ, दिस इज नॉट द डे। लेकिन आज आपको पता है हम इंतखाबात से जुड़े मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले जुनैद हमें बता रहे थे कि हम इसी ट्रांसमिशन में डिस्कस करेंगे वो इम्पोर्टेंट हलके जहां बड़े बड़े बुर्ज सियासत के मद्दे मुकाबिल हैं, और हम इनको कह रहे हैं कि यहाँ हो सकता है या होने वाला है कांटे का मुकाबला या कांटे की टक्कर। और इसके लिए हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, हम तो इन्हें कहते हैं, सोहेल वड़ाइच साहब मौजूद हैं। और कुछ हलके हमने आज शॉर्टलिस्ट किए और फिर ये सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे NA 130 लाहौर की। सोहेल साहब जी, ये वही हलका है यहाँ से नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, और यहाँ से उनके मुकाबले में जो असीर हैं या कैद में हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, वो इलेक्शन लड़ रही हैं उनके मुकाबले में। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा भी बड़ी की फाइटर हैं, और इनका सारा बैकग्राउंड ट्रेड यूनियन का है। और इनके जो ससुर थे मलिक गुलाम नबी, वो पहले मुस्लिम लीग के कारकुन थे, फिर वो
जो पीपल्स पार्टी में रहे, लाहौर से MNA भी मुंतखब हुए, वज़ीर भी बने, तो इसलिए इनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है यास्मीन राशिद का। लेकिन ये हल्का काफ़ी अर्से से नून के ज़ेर असर है। मियां नवाज शरीफ ने इस हल्के को बनाया है, यहाँ नौकरियाँ दी हैं, यहाँ लोगों को से उनके तल्लुकात हैं, तो इसलिए पिछली दफ़ा भी यहाँ से यास्मीन राशिद साहबा 2018 से खड़ी तो हुई थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून के वहीद आलम साहब ने उन्हें शिकस्त दे दी थी। और इस दफ़ा जो हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनको बड़ी मुश्किलात दरपेश हैं, ख़ुद वो जेल में हैं, कैंपेन चलाने में भी मुश्किलात हैं। और आपको पता है कि जो आजकल PTI के साथ कोई इतना अच्छा सलूक नहीं हो रहा, वो भी इसमें है। और मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ जो है उनकी वजारत आज़मा तक पहुंचने के लिए ये सीट बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर हम ज़रा डेटाबेस की शक्ल में देख लेना तो समझने में आसानी होती है, और उसके लिए हमारा साथ देंगे मोहम्मद जुनैद। बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइद साहब ने शुरू किया इससे, लेकिन बहुत बड़े बड़े हल्के ऐसे जहाँ पर बहुत ही दिलचस्प इंतखाबात होने हैं। खासतौर पर सुहेल वड़ाइद साहब, बिलावल भुट्टो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, वो हल्का ऐसा है, उसके इर्द गिर्द हल्के ऐसे जहाँ एक जमात हारी नहीं है 20-22 बरस से। 2002 से कुछ ऐसी नशिस्तें हैं जो एक ही जमात के पास रही हैं, तो भी बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। लेकिन हम जियो न्यूज़ की वेबसाइट के बारे में आपको आगाह करना चाहते हैं। जियो न्यूज़ पाकिस्तान में 2002 से एक न्यूज़ चैनल की हैसियत से जो इलेक्शन कवर कर रहा है, वो सबसे मौसर और सबसे बेहतरीन अंदाज में किया है। सुहेल वड़ाइद साहब उस वक्त भी उसका हिस्सा थे, 2002, 2008, 2005 के बल्दियाती इंतखाबात भी, और फिर 2013 के इंतखाबात, 2018। तो वो तमाम इलेक्शन डेटा आपके पास मौजूद होगा। geo.tv/election पर आप जा सकते हैं। यहाँ पर इस मल्टीमीडिया स्क्रीन पर भी और इन तमाम बड़ी स्क्रीन्स पर भी माजी के इलेक्शंस का और इस 2024 के इलेक्शन का डेटा हम आपके सामने रखेंगे। और आप देख सकते हैं कि 8 फरवरी को इस दफ़ा इंतखाबात होने हैं, लेकिन इससे पहले माजी में क्या होता रहा उसके भी तमाम नताइज यहाँ पर मौजूद होंगे। 2018, 2013, 2008 उसमें जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जो अहम हैं, ये भी हम आपको फ़र्क बताएंगे। अगर 2018 में एक हल्के में इंतखाब हुआ था तो उस हल्के का नाम अब बदल चुका है, चूँकि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, तो उसका जो तकनीकी मवाजना है वो भी सुहेल वड़ाइद साहब करेंगे। सुहेल वड़ाइद साहब, एक तो आपने NA 130 की बात की, हमारे पास और भी 5 हल्के हैं जिसमें NA 10 बोनेर है। हम बैरिस्टर गौहर की बात कर लेते हैं जो कि चैनक के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और बिल्कुल वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। उनका मुकाबला भी एक आज़ाद उम्मीदवार से ही है। क्या अहमियत होगी इस हल्के में इलेक्शन की, जो शाहजेब साहब ने बात की कि वोटर टर्नआउट की मुंतज़र होगी तहरीक इंसाफ, जो कि बगैर इंतखाबी निशान के अपने उम्मीदवारों के साथ इस इंतखाब में है, दिलचस्पी होगी लोगों की? फिर भी देखिए जी, एक तो बैरिस्टर गौहर अली यूँ समझिए कि इस वक्त PTI के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, क्योंकि वो चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं और बड़ी सेंसेबल उन्होंने बातें की हैं। जब से वो चेयरमैन बने हैं उन्होंने तसादम से गुरेज किया है, अपनी लॉयल्टी भी दिखाई है और ऐसा लाएअमल दिया है कि जो कि PTI के लिए जमहूरी जिद्दोजहद और इंतखाबात के लिए कारगर साबित हो सकता है। इनके मुकाबले में भी PTI नज़रियाती के जो शेर अकबर साहब हैं वो खड़े हैं, वो पिछली दफ़ा यहाँ से जीते थे जी, तहरीक इंसाफ के टिकट पे, तहरीक इंसाफ के टिकट पे देखे, लेकिन अब वो चले गए हैं परवेज़ खटक साहब के साथ। और जो गौहर अली साहब हैं ये पहले पीपल्स पार्टी में होते थे और बाद में वकालत के ज़रिए ये PTI में गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आजकल तो आवाज़ है जी, ये पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़े थे, लेकिन इनकी भी एक नेगेटिव बात है। जहाँ पॉजिटिव मैंने बातें की हैं वहाँ नेगेटिव बात है कि ये उस वक्त जो अदलिया तहरीक चल रही थी उसमें बड़े पेश थे एतजाज़ हसन के साथ, और अदलिया तहरीक ने ये फैसला किया था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। ठीक है, उस अदलिया तहरीक के इन्होंने पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन की पाबंदी की, पीपल्स पार्टी की लेकिन अदलिया वाली महाज वाली नहीं की। ऑलराइट, सो वो भी है कुछ। बुनियादी बात यह है कि ये हल्का PTI के लिए बड़ा प्रेस्टिजियस हल्का है, उनको लिए जीतना ज़रूरी है। दूसरी तरफ परवेज़ खटक साहब के लिए भी ये हल्का बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो यहाँ PTI असली को या उसके हमायत याफ्ता उम्मीदवार को हरा देते हैं तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, बहुत विक्ट्री होगी। मगर लाहौर के मीर साहब, लाहौर के हल्के पे आपकी डॉक्टर यास्मीन राशिद वर्सेस नवाज शरीफ साहब, देखिए ये सिर्फ लाहौर का हल्का नहीं है,
बहुत से हलके ऐसे हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे मैं बड़ा मुकाबले की बात नहीं करता, मैं असल मुकाबले की बात करता हूँ। जो असल मुकाबला है ना, वो हर जगह पे पीर साहब के साथ है, डंडा पीर। तो डंडा पीर जो है उसका मुकाबला सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि वोटर अगर बड़ी तादाद में निकले तो फिर आप पीर साहब को शिकस्त देंगे, वरना पीर साहब जो हैं वो छा जाएंगे। इवन 13 में भी बड़ाइत साहब, यास्मीन राशिद कंटेस्टेड इलेक्शन अगेंस्ट नवाज शरीफ एज वेल। सो उन्होंने एक बाय इलेक्शन जो लड़ा था, कुलसूम नवाज, कुलसूम नवाज, एक बाय इलेक्शन हुआ था 2017 में जिसमें टीएलपी का भी इमरजेंसी हुआ था। तो वो इलेक्शन मैंने खुद कवर किया था लाहौर में जाकर, और उस वक्त कुलसूम नवाज साहिबा, क्योंकि वो यहाँ पे थी नहीं, वो लंदन में थी, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने उनकी कैंपेन की। तो मेरे ख्याल से वो पहला इलेक्शन था जहाँ मरियम नवाज ने किसी हल्के में जाके रैली की सूरत में और डोर टू डोर कैंपेन की थी। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वैसे अगर आप उनकी कैंपेन देखें बहुत ही एक्टिव होती हैं, डोर टू डोर कैंपेन करती हैं, हर गली में जाती हैं। नहीं, वो ट्रेड यूनियन है, वो डॉक्टरों की जो यूनियन थी वहां पे उसकी वो सदर रही हैं साल। मैं तो हैरान था इस बात पे सोच साहब, और उनकी पॉलिटिकल सोच है। एफजे मेडिकल कॉलेज की ये प्रेसिडेंट भी रही हुई है। जी जी जी। इनका जो बैकग्राउंड है वो शुरू से स्टूडेंट पॉलिटिक्स। मैं ये बता रहा था कि कैंसर पेशेंट है और उसके बावजूद इतना जनरली इट वाज वेरी रिमार्केबल। लेकिन अब तो देखिए मुकाबला नहीं, क्योंकि वो कैंपेन कर नहीं पा रही। सर नवाज शरीफ साहब भी बीमारी से उठ के आए हैं, वो भी भरपूर कैंपेन कर रहे हैं। ये आप क्रेडिट सिर्फ किसी एक कैंडिडेट को ना दें। नवाज शरीफ साहब तो कैंपेन कर रहे हैं और यास्मीन राशिद साहब तो अंदर है। लेकिन जनरली जो पीटीआई इस वक्त कैंपेन कर रही है वो ये कह रही है कि ये ना देखें कि कैंडिडेट कौन है, बस अगर हमारा हमायत याफ्ता है तो उसके मेरिट डीमेरिट छोड़े आप। देखिए पंजाब के अंदर, अगर पंजाब के अंदर आप इलेक्शन को इस वक्त स्पेसिफाई करें ना, तो वो एक फिक्रे में है जी। वो आप पहले प्रो पीटीआई और एंटी पीटीआई, वो ऑफ द रिकॉर्ड कहा था, ये ऑन द रिकॉर्ड कर रहा हूं। अच्छा, तो लेकिन ये इतना इफेक्टिव हो सकता है शाहजेब के जहां एक कंटेस्टेंट जो है, जो डॉक्टर यास्मीन है, वो इस वक्त ऑब्वियसली कैंपेनिंग ही नहीं, ऑब्वियसली उस सूरत में नहीं है ये कैंपेन करें, और दूसरे बड़े विगरसली कर रहे हैं। डज इट इवन मैटर कि वो कर रही हैं कैंपेन ना करें? देखिए, अगर कोई हल्का है जहां पर, या फिर एक दो हल्के हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा अहम है, जहां पर जो हम बात कर रहे हैं कि जो गुस्सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कारकुन निकाल सकते हैं, तो वो ये हल्का है। अगर वरना मेरा ख्याल है अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में इलेक्शन हो रहा होता जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को कैंपेन करने का मौका मिलता, जाती हो रही है उन्हें नहीं मिल रहा, मगर अगर मिलता और नवाज शरीफ साहब को भी मिलता तो नवाज शरीफ साहब ये इलेक्शन जीत जाते। वो 2000 पहले भी जीते, 2018 में बाद में एक बाई इलेक्शन हुआ, उसमें बहुत ही ज़्यादा एक रियासती जबर था जब कुलसूम नवाज साहिबा का हो रहा था और मरियम नवाज साहिबा कैंपेन कर रही थी, भरपूर कोशिश की उन्हें हराने की, नहीं हारे थे। अगर फेयर स्क्वायर हो रहा होता, दोनों कैंपेन कर रहे होते, नवाज शरीफ साहब जीत जाते। अब क्योंकि उन्हें कैंपेन करने का मौका नहीं मिल रहा, मगर ये कहा जा रहा है कि बहुत गुस्सा है तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर में और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, तो ये वो हल्का है जिसमें अगर एक हाई टर्न आउट होता है तो फिर बाजी पलट सकती है। कोई चांस वो स्टैंड करती है। गुस्से का पॉजिटिव एक साइड है, एक नेगेटिव साइड। अगर गुस्सा है तो अगर आप मायूस होकर घर बैठ जाएंगे तो फिर आपको नुकसान, कोई फायदा नहीं उसका। तो गुस्सा है तो फिर अगर आप उस अपनी जो गुस्सा है उसको पॉजिटिव एक तरीके में इस्तेमाल करें और घर से निकलें और वोट डालें। और यही तरीका है ना, क्योंकि हमने ये देख लिया कि तहरीक इंसाफ ने एक तरीका इस्तेमाल किया कि जी जब गुस्सा आया तो सड़कों पर निकले, 25 मई 2022 को निकले, दरख्त जलाए, पुलिस से लड़े, नहीं फायदा हुआ। उससे पहले 2014 में आप पीटीवी पर चढ़ दौड़े, आप लोगों ने पार्लियामेंट पर हमला कर दिया क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के राइट साइड पर आप खड़े थे, इसलिए नहीं पकड़े गए, वरना ये इतने बड़े जराइम थे जिनमें सजा हो सकती थी और खान साहब शायद उस वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाते। फिर आपने 9 मई को यह किया, तो जब आपने वायलेंस किया फायदा नहीं हुआ। वोट का जो दिन है 8 फरवरी का, वो एक दिन है जिसमें आप वोट डालते हैं। शाहजेब ने कितनी खूबसूरत बात, जी बिल्कुल बात की, जब आप एस्टेब्लिशमेंट की राइट साइड पे खड़े थे तो नहीं पकड़े गए, रॉन्ग साइड पे आए तो फड़े गए। अच्छा, बैरिस्टर गौहर भी बड़ी सेना वॉइसेस में से कंसिडर किए जा रहे हैं आजकल पीटीआई के। वो लोग कहते हैं पता नहीं, या तो ये अपनी राय है इनकी जो बाहर आके बयान करते हैं, या तो इमरान खान साहब की राय बदल गई है, हर सूरत में इलेक्शन लड़ना है, बॉयकॉट नहीं करना, कानून हाथ में नहीं लेना, यू नो ही टॉक्स लाइक दैट। सो उनका हल्का मुकाबला शेर अकबर खान, जो कि पहले पीटीआई से ही जाहिर उम्मीदवार थे, जीते भी थे, इस मरतबा उन्हें नहीं है पीटीआई की हिमायत हासिल। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस गोइंग टू बी फॉर परवेज? जितनी भी बातें गौहर खान साहब के हवाले से बड़ाई साहब ने की है वो दुरुस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर किसी चेहरे की जरूरत है और किसी पॉइंट ऑफ व्यू की जरूरत है तो वो गौहर खान साहब का है। अगर पहले ऐसे लोग डोमिनेट कर जाते तो मेरा ख्याल है सेंस ज्यादा प्रिवेल कर जाता। उस वक्त फवाद चौधरी साहब जैसे लोग थे, दीगर अग्रेसिव लोग थे, खान साहब खुद एक अलग मूड में उस वक्त नजर आते थे कि उन्हें लगता था कि मैं लड़के ही मामला निकाल, उन्हें इलेक्शन बार बार मिल रहा था, मगर खान साहब ने इलेक्शन लिया नहीं क्योंकि खान साहब
वो एक अलग इनकलाब नजर आ रहा था। सोहेल बड़ाई साहब आई विटनेस से बहुत सारी बातों की, इन्होंने जाके मशवरा दिया कि जी आप CBMs करें, आप इलेक्शन लें किसी भी तरीके से, मगर खान साहब ने नहीं लिया इलेक्शन लेने। तो ये वो लोग हैं जो मेरा ख्याल है कि अगर लीड करें तो कहीं ना कहीं से इलेक्शन के बाद भी रास्ता निकाल सकते हैं, और गौर खान साहब को इलेक्शन जीतना चाहिए। अच्छा, गोइंग बैक टू मजहर साहब भी और भट्टी साहब का भी मैं नहीं हूँ, मैं आप नहीं मैंने आपको स्पॉट कर लिया, मुझे आप नजर आ गए। अभी बुक करवा दी है सोमालिया की टिकट, 4-5 दिन में वहां से होके आप उतनी देर में कर लीजिएगा। सोमालिया मतलब इर्द-गिर्द भी जाते हैं, मॉनिटरिंग जज की तरह बैठे हैं, फिर आपको सोमाली इलाका जा देते हैं। भट्टी साहब नहीं, लेकिन इस चीज वो मॉनिटरिंग जज जो रिटायर हो गया, बिल्कुल वही वाला becomes more important। नहीं मुझे आपने अडयाला में मेरी अदालत लगाई हुई है और आगे कम्युनिटी हॉल में, इसलिए मुझे वहां से लिफ्ट कोई नहीं ना बाहर आ। अच्छा, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि वोटर बाहर निकलेगा कि नहीं, खासतौर पे PTI का अब तो कोई जवाब ही नहीं है कि वो घर में बैठे, क्योंकि खान साहब अंदर हैं और उनकी बार बार यही कॉल है कि जरूर लोग निकले। तो लिहाजा NA 130 की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कॉन्टेस्ट अगर बनाना चाहें तो एक बन भी सकता है ठीक ठाक किस्म का। मैंने इमरान खान साहब से अडयाला जेल में जाके कहा कि आपकी पार्टी कई 4 हिस्सों में तोड़ दी गई, बल्ला ले लिया गया, आपके किसी बंदे को जलसा जुलूस छोड़ें, रैली छोड़ें, इंटरनेट की फिश मच्छियाँ, बड़ी मछलियाँ तार काट जाती हैं या स्लो कर जाती हैं, तो आपको क्या अभी भी आप बड़े होपफुल हैं, वजह क्या है? उन्होंने कहा नहीं, कौम ने तहैया कर लिया है, 8 फरवरी को वो कहते हैं सरप्राइज डे है, 8 फरवरी को मेरा वोटर निकले और निकलना चाहिए जिसका भी हो, तहरीक इंसाफ का हो, मुस्लिम लीग नून का हो, पीपल्स पार्टी का हो। ये प्लीज़ ये मुतनाज़ तरीन हालात है, मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कमीशन है, मुतनाज़ तरीन निगरान हुकूमतें हैं, मुतनाज़ तरीन ब्यूरोक्रेसी और मुतनाज़ तरीन फैसले दिए अदलिया ने। इस मुतनाज़ तरीन चीज़ों से अगर किसी को निकालना है तो वो वोटर ने निकालना है। खुदा के लिए निकलें, कोई घर ना बैठें और निकलें। और जहाँ तक दूसरी बात है कि नवाज शरीफ साहब, यास्मीन राशिद, कितनी मज़े की बात है कि एक कर नहीं पा रही, जेल में है ज़ाहिर है, दूसरे करना नहीं चाह रहे, यानी वो जी धक्के मुक्की की जहाँ जलसियों में या जलसों में लेके जाते हैं और वो बस वो तकरीर 5-7 मिनट की करके, और वो भी वे सच्चे हैं कि कहेंगे क्या और कहने की जरूरत। मज़हर साहब आप बड़ी देर से कुछ लिख रहे हैं, आप क्या? मैं सुहेल साहब से लिख रहे हैं। नहीं, मैं एक्चुअली सुहेल साहब से ये मालूम करना चाह रहा था, 2018 में एक फैक्टर जिसने मुस्लिम लीग नून को काफ़ी परेशान किया था वो तहरीक लब्बैक था। इस मरतबा तहरीक लब्बैक फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है सुहेल साहब? देखें जी, इस वक्त 3 मजहबी जमातें जो हैं वो नुमाया तौर पे नज़र आ रही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम, उसका पंजाब में कोई इतना वोट बैंक नहीं है, उसका KPK और बलूचिस्तान में ज़्यादा असर रसूख है, या सिंध की 1-2 सीट पे है। तो उसके बाद तहरीक लब्बैक है। तहरीक लब्बैक ने इस दफ़ा मैक्सिमम उम्मीदवार खड़े किए हैं, तकरीबन हर हलके पे उनका उम्मीदवार जो है वो खड़ा है। लेकिन मेरा ये अंदाज़ा है कि अगरचे उनकी सपोर्ट तो बरकरार है, लेकिन जो अल्लामा खादम रिजवी साहब की मौजूदगी में जो जोश और जज्बा था, क्या वो अब बरकरार है, ये देखने की बात है। वोट तो उन्हें पिछली दफ़ा 25 लाख मिला था, 2018 में 25 लाख मिला था, चौथे नंबर पे थे जी। और अब इस दफ़ा चूंकि उनके कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वोट तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब सीटें कितनी मिलेंगी, मुझे ये लगता है कि पंजाब की तो किसी सीट पे मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि वो जीत पाएंगे, लेकिन यहाँ पे कराची की 1-2 सीटों पे उनका असर रसूख पिछली दफ़ा भी ज़्यादा था, इस दफ़ा भी हो सकता है वो कुछ सबाई हर हल्के में उनका एक मखसूस वोट है, जो कि एक लिमिट से ज़्यादा कराची में MQM का जो वोट कम हुआ है, उसका एक फैक्टर तहरीक लब्बैक है, क्योंकि जो मेमन कम्युनिटी का वोट था, जो ट्रेडिशनली MQM के साथ रहता था, वो तहरीक लब्बैक। एक और जो पार्टी है उसका भी जिक्र करना पड़ा, जी उसका नाम, हम तो चाह रहे हैं और पार्टियों का जिक्र करें, घूम करके 2-4 पार्टी एक ही पार्टी पे बात आ रही है, उसका नाम है मरकजी मुस्लिम लीग आजकल। जी, ये किसी ज़माने में हाफिज सईद साहब की दावतुर रिशाद होती थी, उसने फिर कई नाम बदले, जमात-उद-दावा के नाम से कुलसूम नवाज के खिलाफ भी उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया था, जिसने 10-12 हज़ार 15 हज़ार वोट का उनको फ़र्क डाला था मुस्लिम लीग नून को, तो वो भी खड़ी है।
तकरीबन बहुत सारी सीटों पे हालांकि सुहेल साहब इनिशियली वो डेमोक्रेसी के खिलाफ थे। ये जो Initially। ये जो बाकी पार्टीज होती हैं, द स्मॉलर पार्टी, वो तो पहले तस्वीर के भी खिलाफ थे। तस्वीर के भी खिलाफ। शहजाद जी, अभी राइट साहब ने भी मेंशन किया, बाकी जो छोटी छोटी पार्टीज हैं, इनका रोल डिसरप्ट करने का रोल होता है, क्या रोल क्या होता है इनका? आई थिंक देखिए टीएलपी का तो ये कि हर हल्के में एक मखसूस वोट है उनका, लेकिन वो वोट इतना ज्यादा नहीं है कि वो सीटों में जो है आपको नजर आएगा 5, 10, 15, 20 हजार वोट ले इतना लेंगे। है कि बाकियों को हिला सके। अब देखिए 2018 में तो ऑब्वियसली उन्होंने हर्ट किया था मुस्लिम नून लीग लीग को, को। लेकिन इस मर्तबा क्या होगा, इस दफा पीटीआई को हर्ट करेंगे। देखिए कराची में एक हल्के में 65 वोट से एमक्यूएम जीती थी अगेंस्ट टीएलपी, 65 वोट्स। एक चीज जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो सब यहाँ पे कह रहे हैं कि वोटर को निकलना चाहिए, मैं आपको बताऊं फ्रैंकली इस हफ्ते मैंने कराची में खासतौर पे बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है, बिजनेस कम्युनिटी के, जो मायूस नजर आए हैं। ये जो 3 फैसले आए हैं 4 दिनों में, जिसमें साइफर खा था, यानी कि गद्दारी पे सजा हो गई, करप्शन पे सजा हो गई, फिर एक किस्म से बदकारी के भी उनके ऊपर सजा डाल दी। लोग मायूस हुए हैं इस चीज़ से कि क्या इमरान खान का वाकई 10 साल 14 साल तक फ्यूचर नहीं होगा। वो ये सोचने पे मजबूर हुए हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन ऑब्वियसली चाहे आपने पीटीआई को वोट देना है या किसी और को देना है, निकलना सबको चाहिए। ये जो ये एक्सरसाइज करनी है, जो शराब बात कर रहे हैं, ये वही बात है कि चाहिए वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने अपना गुस्सा चैनलाइज करना है और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है कि इमरान खान साहब के साथ गलत हो रहा है, तो वोट दें, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी यही है जो शहजाद इकबाल कह रहे हैं। जब अपने लोगों से बात की है, और जो कि ट्रेडिशनली भी होता है कि अगर आपको अपनी पार्टी नजर नहीं आ रही है, आपको रॉन्ग साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट अपनी पार्टी नजर आ रही है, लग रहा है वो इख्तियार में नहीं आएंगे, तो आप वोट नहीं डालते, आप मायूस हो गए होते हैं। इस वक्त भी बिहेवियर वही नजर आ रहा है लोगों का जब आप उनसे बात करें, मगर क्योंकि पीटीआई बहुत कहती है कि हमने सोशल मीडिया पर अग्रेसिव कैंपेन चलाई और लोगों में गुस्सा है, तो इलेक्शन के दिन नजर आएगा। एक इम्पैक्ट इसका वोटर पे है, और दूसरा आप ये देखिए जो आजाद उम्मीदवार होंगे और उसमें से कई नए चेहरे भी हैं, जैसे गौहर साहब खुद एक साल पहले पार्टी में आए ना, तो ये बातें तो चल रही थी कि इंडिपेंडेंट किसी ना किसी को ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब आप ये देखें वो जो इंडिपेंडेंट है, अगर उसको भी ये मैसेज कन्वे किया गया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं होगा, ये मैसेज ये कन्वे किया गया है कि इमरान खान साहब 10 साल 14 साल तक सियासत में नहीं होंगे, तो क्या वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा, पीटीआई का सपोर्टर ही रहेगा, या वो मोटिवेटेड होगा किसी और पार्टी में ज्वाइन करने के लिए? ये मेरे ख्याल से ये कोशिश जो है ना वो मोराल तोड़ने की है। अच्छा, इस पे हम वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि पोस्ट विनिंग इफ दे विन, क्या सबसे अच्छा फैसला पीटीआई ने ये किया कि उन्होंने इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। जी, ये तो हम पहले भी अप्रिशिएट करते हैं। मीर साहब, यू हैव समथिंग टू कंट्रीब्यूट एंड वी हैव टू टेक जल्दी से। सिर्फ बार-बार ये बात हो रही है जी कि पीटीआई वालों के साथ ज्यादती हो रही है, पीटीआई वाले बहुत गुस्से में है। सिर्फ पीटीआई वालों के साथ ज्यादती नहीं हो रही, और भी पार्टियां हैं और उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। मसलन वहाँ पे आपको पता है कि जेयूआई और बीएनपी मैंगल ने आपस में अलायंस किया हुआ है, आज उन्होंने मुश्तरका जलसा भी किया है। तो जो बीएनपी मैंगल है वो भी अंडर फायर है, और उनके जो लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनके भी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए। इंटीरियर सिंध में बहुत से लोगों के साथ ये हुआ है। सिर्फ एक पार्टी जो है शिकायत दूसरों को भी है, औरों को भी है। सो इसीलिए जिसको शिकायत है, जो भी हकीकत है, दीगर पार्टियों हमसे राब्ता अच्छा आपसे नहीं, हमसे राब्ता करें, क्योंकि हम आपको सब बताएंगे। हमने काफी कंसंट्रेशन ऑब्वियसली बड़ी पार्टियों पे कर दी है, लेकिन अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, बाद में आएंगे और फिर बाकी जिन पार्टियों का जिक्र हो रहा है, छोटी छोटी बट इफेक्टिव हो सकती हैं, उन पे बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर्स 2024। यहाँ बहुत सी बातें हो रही हैं। बाय द वे, आज सुबह आपने देखा होगा, इनफैक्ट कल से ही कराची की बारिश का बड़ा जिक्र हो रहा है। जहाँ पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पे सवाल उठता है, वहाँ ये भी देखना ज़रूरी है कि कितना शहर है जो शहरी इंतज़ामिया या बल्दियाती निज़ाम के अंदर है, और कितना है जो कंटोनमेंट्स पर मुहित है। फिर कराची में बहुत सारे पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें जमात इस्लामी भी एक मेजर पोलिटिकल स्टेक होल्डर है, और जमात इस्लामी का मुकाबला होने वाला है हाफिज़ नईम साहब का अमीनुल हक साहब से औरंगी टाउन में। आज जो जमात इस्लामी ही है उसने एक नया ओपिनियन पोल है कराची के बारे में, वो उन्होंने रिलीज़ किया है, पल्स का है, पल्स कंसल्टेंट का है। उसके मुताबिक उनका दावा है कि जी जमात इस्लामी जो है वो बहुत से हलकों में वो ऊपर जा रही है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं जो ऊपर जा रही है। अब शायद इसकी वजह यह है कि ये जो रिसेंटली जो बारिश हुई है, तो उसकी वजह से सोशल मीडिया पे भी काफ़ी कंपेन चली है। लेकिन आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि सारे का सारा जो कराची है वो बल्दिया के अंडर नहीं है, बहुत से इलाके जो हैं वो कंटोनमेंट के अंडर भी हैं, और वहाँ पे भी बड़ा पानी आया है। मेरे वहाँ पे शायद ज़्यादा ही पानी आया है। इस मामले पे शहजाद इकबाल साहब या शाहजेब साहब, ये बिल्कुल ठीक बात है जो हामिद मीर साहब कह रहे हैं। और कराची एक की बदकिस्मती है कि आप ये ना कहें कि कराची में जो सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर एरिया आता है उसका लाहौर से मुकाबला नहीं है, जो कि नहीं है। लाहौर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया, ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, मगर कराची वो बदकिस्मत शहर है
कि जिसका डीएचए भी लाहौर के डीएचए से बहुत पीछे है। यहाँ के डीएचए को भी तौफीक नहीं होती है कि वो अपनी रोडें, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक कर ले। यहाँ का कंटोनमेंट भी बाकी एरिया से बहुत पीछे है, क्योंकि कराची में किसी का काम करने को ऐसा लगता है दिल ही नहीं करता है। सिर्फ सिविलियन गवर्नमेंट्स नहीं है रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर जो दूसरे एरियाज हैं जो सिविलियन गवर्नमेंट के मातहत नहीं आते हैं उनका भी बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही टूट फूट हुई है। कराची पर तो किसी की तवज्जो नहीं है। लाहौर में सर इस शहर का ऐसा लग रहा है बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ। अरबाब गुलाम रहीम के दौर में कोई काम नहीं हुआ, उसके बाद से आप देख लें, मतलब द हिस्ट्री इज लॉन्ग, क्योंकि कराची की बर्बादी में सारों की इक्वल कंट्रीब्यूशन है। अगर इजाज़त हो तो मैं ये इस हल्के के बारे में बात करना चाहता हूँ। जमात इस्लामी ने अपने तजुर्बात से ये तय किया है कि पहले जमात इस्लामी की जो कैंपेन होती थी उसमें अमीर का ना नाम होता था ना तस्वीर होती थी। इन्होंने जब काजी साहब आए तो पहली दफ़ा ये फैसला किया कि काजी साहब को हाईलाइट किया जाएगा और उनके नाम से कैंपेन चलाई जाएगी। उसके बाद काजी साहब के जाने के बाद इन्होंने मज़ीद अपनी स्ट्रेटजी में तब्दीली की है, और वो तब्दीली ये की है कि बजाय मरकज़ी लीडरशिप के जो मकामी जो जमात इस्लामी है उसकी लीडरशिप को उजागर किया जाए। चुनाचे आपको ये गवादर में हिदायतुर रहमान साहब की शक्ल में नज़र आता है, यहाँ हाफिज़ नईम साहब की तस्वीरें और उनका नाम जो है उसको उजागर किया जाता है। तो ये इनकी स्ट्रेटजी में नई तब्दीली है कि सन ऑफ द साइल जो हैं उनको आगे लाया जाए। अच्छा, और ये काम भी किया है इसने। हाफिज नईम साहब मेहनती बहुत है, वो खुद मुतहर्रिक बहुत मुतहर्रिक है। जमात इस्लामी देखें, जमात इस्लामी का जहाँ भी बंदा मौजूद है उसकी एक अच्छी रेपुटेशन है, और चुनाचे बल्दियाती हलकों के अंदर वो बड़ी मुअस्सर नुमाइंदगी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग उनको मकामी तौर पर जानते होते हैं, और क्योंकि वो मकामी इश्यूज पे उन्होंने सारी अपनी कैंपेन, लेकिन जब वो हल्का भी और अभी भी, लेकिन जब वो हल्का बड़ा हो जाता है, कौमी असम्बली का बन जाता है, जब कौमी असम्बली का बड़ा हो जाता है, तो वहाँ जमात इस्लामी की ये वाली जो स्ट्रेटजी है वो उतनी अच्छी काम नहीं करती। अगर ये उस स्ट्रेटजी पे काम करें कि वो जो छोटे छोटे हलकों में जिस तरह जीत जाते हैं वो बड़े हलके में कैसे ट्रांसलेट करना है, तो इस दफ़ा बड़ी उन्होंने मेहनत की, मेयर के लिए भी कॉन्टेस्ट किया। अब देखना यह है कि वो तो क्लेम कर रहे हैं कि हम कराची में बहुत सी सीटें लेंगे, क्या लेकिन जितना रियलिस्टिक है कर सकते, क्योंकि जब ये बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त भी जब सर्वे हुआ तो बल्दियाती इलेक्शन में कराची के अवाम की जो टॉप प्रायोरिटी थी वो आई सर्वे में कि जमात इस्लामी और हाफिज नईम साहब आए, ना कि पीटीआई आई। हालांकि पीटीआई ने 2018 का इलेक्शन जीता था, मगर जब उन्हीं वोटर सपोर्टर से आप प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली का पूछते हैं तो उस वक्त तरजीह जमात इस्लामी नहीं थी उस वक्त। अब तो हाफिज नईम साहब का दावा है कि हम जीतेंगे, मैं उस वक्त नहीं थी। मदर साहब, तो ये जो बारिश हुई है 2-3 दिन से जो बारिश हो रही है कराची में, इसका फ़ायदा और नुकसान किसको होगा? फ़ायदा तो जमात इस्लामी को होगा। उसकी वजह क्या है, 2-3 साल पहले जमात इस्लामी ने अपनी स्ट्रैटेजी कराची स्पेसिफिक तब्दील की। कराची के अगर आप उसके नारे देखें कराची के हवाले से, बल्कि इवन विदिन सिंध भी इस हवाले से सवालात उठे कि जमात इस्लामी एथनिक पॉलिटिक्स कर रही है इस हद तक। तो उन्होंने वो स्लोगन्स जो एक पीरियड में MQM लगाया करती थी उस तरह के स्लोगन्स उन्होंने वो दिए इस तरह के, लेकिन वो लैंग्वेज स्पेसिफिक कम, मेरा ख्याल शहर स्पेसिफिक ज़्यादा था, और पर्सन स्पेसिफिक पूरी इनकी जो इस वक्त पॉलिटिक्स रिवॉल्व कर रही है वो हाफिज नईम के गिर्द रिवॉल्व। हालांकि इनके महराजुल हुदा सिद्दीकी पुराने जमात इस्लामी के हैं, बैरिस्टर सैफ पुराने हैं, इनके बहुत से पुराने लोग लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हाफिज नईम 2 जगह से लड़ रहे हैं, 2 जगह से कौमी असम्बली और एक प्रोविंशियल असम्बली का, अगर वो हार जाते हैं तो पूरी जमात इस्लामी मुतासिर इससे होगी, क्योंकि उन्होंने इतना हाई पिच पे हाफिज नईम को ले गए हैं। एक वो उनका जो अपना हल्का है नॉर्थ नाज़िमाबाद, वहाँ से लड़ रहे हैं, और एक औरंगी टाउन से वो ये क्लेम करते हैं, मेरी अभी 1-2 दिन पहले उनसे बात भी हुई, वो ये क्लेम करते हैं कि हमने बिहारियों के इशू को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, उनको बड़ा फैसिलिटेट किया। तो ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हमें औरंगी टाउन से, लेकिन औरंगी टाउन में अच्छी बात यह है कि वो हमेशा बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। लेकिन कराची का इशू तकरीबन मेयर कराची का जो इशू है, जो कैंटोनमेंट 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। जी बिल्कुल, आप यहाँ से एयरपोर्ट से यहाँ आते हैं तो आप जो है कैंटोनमेंट बोर्ड से आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं तो आप शारा फैसल से जा रहे होते हैं। तो यहाँ और सदर आप देख लें, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि जहाँ शहरी आबादी है वो कैंटोनमेंट बोर्ड एबॉलिश कर दिया जाए। चलिए, उसके बावजूद भी हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट बनता है। एक सड़क पे गटर खड़ा हुआ है तो वो कैंटोनमेंट बोर्ड के आगे आती है, दूसरा KMC के अंडर आती है।
सारा मसला ये कि इख्तियारात जो है जब तक आप लोकल बॉडीज को नहीं देंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं कराची को उस नहज तक पहुंचाने में। मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। अच्छा, आपने मेरी तरफ इशारा किया। अच्छा, आप कह रहे थे ना कि वो पुरुमीद थे मेयर तो वो बन चुके थे, उन्हें हराया गया। जिस तरह धौंस और धांधली और से उन्हें हराया गया, जिस तरह PTI और जमात इस्लामी का इत्तेहाद हुआ और उसके बाद नंबर गेम्स में देख लें जिस तरह किया गया, इस तरह भला अब यही है कि वो जो वहाब मुर्तज़ा साहब हैं वो एक अक़लियत के मेयर हैं और जिस धौंस और धांधली से हराया गया। और यही इलेक्शन कमीशन है ना, ये जो इलेक्शन कमीशन है जो ना इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात करवा सका, ना कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली रुकवा सका, ना सूबों में करवा सका, ना मरकज़ में करवा सका। देखें, गुजारिश ये है जी, गुजारिश सुन लेते हैं बड़ी हम्बल कि जब हम ताज़ा वाक़यात की बात करते हैं ना तो थोड़ा माजी भी याद रखें कि माजी में जब पहला जमात इस्लामी का मेयर बना था तो उस वक़्त क्या हुआ था। क्या उस वक़्त पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी नहीं थी? तो थोड़ा तो भाई ये एक चक्कर चल रहा है, ये चक्कर ही चल रहा है। ये चक्कर, ये एक दायरा है जिसमें कभी कोई निशाना है, कभी कोई निशाना है, तो बर्दाश्त करें इस दफा। इनकी बारी कभी तो हम कोशिश करें कि ये चक्कर टूटे। ये कह के वो चूंकि 2018 में हुआ था, 2023 में हुआ, दो दफा कोशिश कर रहे हैं कि चक्कर टूटे। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे ओवरऑल बात कर रहा हूँ। चक्कर टूटना चाहिए, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि पुराना हो चुका है तो अब होना चाहिए, अब हुआ है तो नया होना चाहिए। वो भी गलत हुआ होगा, ये भी गलत हो रहा है। बस एग्री, बिल्कुल जी, इस बात पे सबका एग्रीमेंट है। कुछ नसीब लोगों में से जो 2018 में भट्टी साहब से ट्रांसमिशन की थी, भट्टी साहब 2018 में चाहते थे कि चक्कर टूट गया, किसी ने पूछा ये 2018 में चक्कर टूट गया और ये चक्कर तोड़ो। और फिर जिस तरह तब्दीली को रोंदा शाह साहब ने ख़वातीन और हज़रात गवा रहे हैं, मालूम करना चाहिए। हमें ब्रेक लेनी है, बट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट गिविंग समबडी न्यू अ चांस ऑल्सो। तो अगर इफ कराची का जो हम हाल देख रहे हैं इट्स नॉट वर्किंग आउट, जिनके साथ हम देखते रहे हैं पिछले 10-20 सालों में, तो देयर इज एन ऑप्शन देयर। मतलब ये तो कहा जा सकता है, एक ऑप्शन तो है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आइए। वेलकम बैक। अगर आपको लग रहा था कि मुल्क में ज़रा धीमा धीमा सा माहौल है और इलेक्शन बारिश का भी मौसम है, हाँ, उस तरह नहीं बना जिस तरह होता है, तो आज हमने होपफुली कुछ चीज़ें जो हैं वो ओवरटर्न कर दी हैं। तो वी और चूंकि मुल्क में बारिश का मौसम है इसलिए हमारी प्लेट में टेबल पे समोसों का इजाफा हो गया है। हाँ, लेकिन समोसों पे भी डिवाइडेड ओपिनियन कर दिए हैं यहाँ के समोसे। ये समोसे अच्छे नहीं थे, ये लगता है लाहौर के समोसे अच्छे। हालांकि यहाँ हमने बर्न्स रोड से समोसे मंगाए, मशहूर है खानों के लिए, लेकिन मुझे लगता है बर्न रोड से नहीं आए। तो ये जानबूझ ये जा रहा है, ये साजिश हुई है के खिलाफ एक और साजिश। डायरेक्टर प्रोग्रामिंग लाहौर से हैं और वो साबित करना चाहते थे कि लाहौर के समोसे ज्यादा अच्छे होते हैं, के समोसे सबसे अच्छे हैं। लेकिन सोहेल साहब और हम जीत गए कि लाहौर लाहौर है। हाँ, लाहौर। लेकिन आप ये देखें कि धोखेबाजी सिर्फ सियासत में नहीं होती, समोसों में भी हो जाती है। अब हमें सोर्स को बुलाना पड़ेगा कि एक्चुअली समोसे आए कहाँ से हैं, बट वी लीव दैट। और धोखेबाजी इलेक्शन में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समोसे तो इतना बुरा लग रहा है इलेक्शन में, नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं और कभी भी नहीं होनी चाहिए, ना थी ना है। अच्छा, कुछ हमने हल्के डिस्कस किए हैं जहां वी आर एक्सपेक्टिंग कि बड़ा ही कोई जबरदस्त किस्म का मुकाबला होगा। जुनैद, यू हैव समथिंग फॉर हुमा अब्दुल्ला। ऐसे हल्के बहुत से हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म तो कई हल्कों से इंतखाबात लड़ रहे हैं, लेकिन एक हल्का ऐसा भी जहाँ से एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन लड़ रहे हैं। उस हल्के के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन बहुत से हल्के ऐसे शहबाज शरीफ हैं इलेक्शन लड़े, एक से ज़्यादा जगह से मरीम नवाज पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रही हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इन इंतखाबात में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सुहेल वालिद साहब, ज़रा आपके एक बहुत ही करीबी चाहने वाले उनकी बात हो जाए, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की। वो बेनज़ीराबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो हल्का है। हमारे तो इमरान खान भी चाहने वाले थे, आजकल जेल में है। आपके तो बहुत चाहने वाले, लेकिन इतने चाहने वाले नहीं हैं कि उन्होंने आपको अपनी मेजबानी में खाना ऑफर किया हो। वो बहुत चल रहा है। नहीं, खाना भी मुझे ट्रक होटल पे खिलाया था। अच्छा, ठीक है, खिलाया था। चलेगी भी। सुहेल साहब, NA207 हमारी जो वेबसाइट है Jio.tv, और उस पर इलेक्शन टैब पे आप जाके तमाम इंतखाबात 2008, 2013, 2018 के इंतखाबात की तफसील देख सकते हैं। 2024 में जो मुकाबले हो रहे हैं वो देख सकते हैं। और इस ट्रांसमिशन के दौरान ही हम 2024 के अहम हलकों के और बाकी तमाम हलकों की तफसील भी वोटर्स और उम्मीदवारों के साथ आपके सामने रखेंगे। लेकिन सुहेल वालिद साहब, इस हलके में करीब 4 लाख से ज़्यादा वोटर हैं जहां आसिफ अली जरदारी साहब का मुकाबला है और वो आज़ाद उम्मीदवार से है। क्या होने वाला है इस हलके? PTI के हमायत याफ्ता हैं शेर मोहम्मद बलोच रिंद,
लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने शुरू से सिंध के अंदर एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है कि मैंने अपने जो मुखालिफ हैं उनको भी विन करना है। चुनांचे आप ये देखते हैं कि वक्त के साथ साथ GDA के जितने वो लोग जो जीत सकते थे सीटों पे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उनको एडजस्ट किया है और तमाम इंतखाबी हलकों में तकरीबन। सोहेल साहब, क़त्ल कलामी की माजरत सर, यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हमें एक न्यूज़ ब्रेक लेनी है। आप न्यूज़ बुलेटिन देखिए, उसके बाद 7 बजे मैंने पॉइंट नोट कर लिया है, ये हल्का NA 207 से हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। विल सी यू अगेन इन जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर्स। जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद जुनैद और इस नशरियात को हम आगे बढ़ा रहे हैं जिसका आगाज़ आज शाम 4 बजे हुआ। हमारे साथ इस वक्त जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर में सीनियर सहाफ़ी, हमारे प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार जिनको हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इलेक्शन साइंटिस्ट भी कहते हैं, सोहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ हैं, बेनज़ीर शाह साहिबा सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ इस नशियात में शामिल हो चुकी हैं, शहजाद इकबाल प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान, सहाफ़ी सीनियर और तज्ज़ियाकार कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे, वो भी इस हिस्से में हमारे नशियात के शामिल हैं। महमल सरफराज साहिबा हमारे साथ इस नशियात में शामिल हो चुकी हैं और सलीम साफ़ी साहब भी खुसूसी तौर पर तशरीफ़ ला चुके हैं। तमाम मेहमानों से हम बात करेंगे 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के लिए जिसकी तैयारियां जारी हैं और हम ये सवाल इनके सामने रखेंगे। ख़ास तौर पर एक बात जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है, कही जाती है कि कमज़ोर से कमज़ोर जमहूरियत भी बदतरीन आमरीत से बेहतर है। तो क्या हम इस जगह पर खड़े हैं जहां हमें इस बारे में बात करने की ज़रूरत है, या फिर हम पुरएतमाद तरीके से कह सकते हैं कि हम जमहूरियत पर ही कायम हैं, चाहे इसमें मुश्किलात हैं, चाहे उसके ऊपर एतराज़ात हैं, चाहे बहुत से ऐसे नुक्ते उठाए जा रहे हैं जिनके सवालात के जवाबात मुश्किल हैं, लेकिन क्या हम उस रास्ते पर जा रहे हैं जिसमें जमहूरियत इस मुल्क में चलती रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा की बात कुछ कम हुई पिछले कुछ वक्त में। सलीम साफ़ी साहब से हम शुरू करते हैं। साफ़ी साहब, खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 2 वक्तों में एक ही जमात की हुकूमत रही है, अब क्या होने वाला है 2024 के इंतखाब में, और ख़ास तौर पर जो कांटेदार मुकाबले हैं उनमें से कोई मुकाबला इस वक्त जो आपके जहन में हो जहां सबसे ज़्यादा किसी की नज़र होगी कि इस हल्के में कोई बहुत बड़ा अपसेट होने वाला? आप पे भी कोई एतराज़ हो सकता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे या मेरिट से काम नहीं दे रहे इतने सीनियर लोगों की मौजूदगी में। मुझसे आप शुरू करेंगे तो ये फील्ड बनती चली जाएगी। अच्छा सर, हम अपनी फील्ड का पहले मज़ा ले चुके हैं वैसे। अच्छा, ले चुके हैं, ठीक है। फिर खैबर पख्तूनख्वा में खिचड़ी बनेगी बज़ाहिर तो ये लगता है। कोई एक पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो सादा अक्सरियत हासिल कर सके। कुछ ये जो आज़ाद PTI के हैं उनको सीटें मिल सकती हैं 20 से 30 के दरमियान। इसी तरह JUI को 15 से 20 के दरमियान अंदाज़ा है। फिर अवामी नेशनल पार्टी वो भी यही 15 और 20 के दरमियान झूम रही है। फिर परवेज़ खटक साहब की पार्टी वो 8-10 इस तरह लगभग तवक्को है। जमात इस्लामी को चंद सीटें मिल सकती हैं मलाकन डिवीज़न से। तो इससे आप खूब अंदाज़ा लगाएं कि एक ठीक ठाक खिचड़ी होगी। आप इसको खिचड़ी करार दे रहे हैं। हामिद मीर साहब, क्या ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक होगी ये बात, या फिर बाकी सूबों में भी बावजूद इसके कि बड़े बड़े सियासी रहनुमा मैदान में हैं, उनका ना सिर्फ ख़ुद के लिए मुकाबला है बल्कि उनके मुखालिफ से भी कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है? तो उस सूरत में जो साफ़ी साहब बात करें KP की क्या वो दूसरे सूबों पे भी लागू होती? जी, बलूचिस्तान में भी तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल होगी। वहाँ पे भी कोई एक पार्टी जो है उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, बल्कि वहाँ पे बहुत सी पार्टियाँ जो हैं उनको उनमें ये तकसीम हो जाएंगी तमाम सीटें, और हो सकता है बाद में उनकी एक मखलूत हुकूमत बनाई जाए। पंजाब में जो है वो आपको पता है कि मैंने पहले भी कहा था कि पंजाब में तो असल मुकाबला जो है वो पीर साहब के साथ है, यानी कि डंडा पीर साहब जो हैं उनके साथ मुकाबला है। तो उसमें अगर डंडा पीर साहब को वोटर्स के टर्न आउट ने थोड़ी शिकस्त दे दी तो उसके नतीजे में कुछ सीटें जो हैं वो PTI को मिल सकती हैं, और कुछ सीटें जो हैं वो जो छोटी पार्टियां हैं, कुछ हो सकता है जमात इस्लामी भी इस दफ़ा कुछ सीटें पंजाब से निकाल ले। लेकिन मेन जो मुकाबला है वो PTI और मुस्लिम लीग नून ही के दरमियान में है।
और इसमें अगर मुस्लिम लीग नून जो है उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती तो फिर एक वहाँ पे नया एक आप देखेंगे माहौल बनेगा कि जो इंडिपेंडेंट जीते हैं उनको लाने की कोशिश होगी जी। सिंध में ये सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आ रही, सिंध में इतना स्प्लिट मैंडेट नहीं होगा, लेकिन लगता ये है कि कराची शहर में कुछ मामला ऊपर नीचे होने वाले हैं क्योंकि अब तो भाई का कैंडिडेट भी सामने आ गया ना। हामिद मीर साहब ने कराची की बात की तो NA 248 है कराची का हल्का। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुकाबला है PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार से अरसलान खालिद। यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा वोटर्स की तादाद है, तो उस पर हम आपको इस बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे कि उसके हक़ाइक़ क्या है और सुहेल वड़ाइद साहब से उस पर राय लेंगे। लेकिन बेनज़ीर साहबा से हम बात करना चाहेंगे कि ट्रेंड्स। बेनज़ीर, शहजाद साहब ने बात की, सुहेल वड़ाइद साहब ने बात की, शाजिद साहब ने भी कहा कि वोट का हक़ इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा चाहे किसी भी तरह के हालात में इलेक्शन हो रहे हों। क्या अब वो माहौल बन चुका है? और कुछ सर्वेज़ जो कुछ अर्सा पहले तक आए कि लोग फिर भी शामिल होना चाहते हैं इलेक्शन में, उनको मालूम है कि वो अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करेंगे तो उससे वो ये तवक्को कर सकते हैं कि उसके जो असरात होंगे वो उस पर कोई दावा कर सकते हैं कि हमने भी इसमें अपना किरदार अदा किया। क्या लोग पाकिस्तान के तैयार हैं? ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे पंजाब में इस वक्त क्या रुझानात हैं इलेक्शन से चंद दिन पहले? देखिए जुनैद, क्योंकि हम सहाफ़ी हैं, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम वोटर से कहें, ख़ास तौर पे जो नौजवान वोटर हैं जो बहुत कम तादाद में निकलते हैं वोट डालने, कि उनसे कहें कि आप निकलें और आप वोट डालें, चाहे वो मायूस हो, चाहे वो गुस्से में हो, जो भी उनकी सियासी जमात के साथ हो रहा हो, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनको इनकरेज करें कि आप निकलें, वोट डालें, क्योंकि हाई वोट टर्न आउट बहुत ज़रूरी है एक इलेक्शन के लिए। मेरी राय में इससे एक मैसेज भी जाता है उन कुव्वतों को जो हमारे मुल्क में जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर करने की कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से हाई टर्न आउट होगा तो एक मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो जमहूरियत के साथ खड़ी है और वो इस मुल्क में जमहूरियत ही चाहती है। जहाँ तक आपने मेरे वैसे तो मैं अगर आपको बताऊँ, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ इस इलेक्शन में कोई दे सकता है वो कोई सियासी जमात नहीं है, वो ये नौजवान वोटर ही है। क्योंकि अगर आप वोटर देखें, वोट रजिस्ट्रेशन तो कोई 45% है ये नौजवान वोटर, टोटल 45 से भी शायद ज़्यादा है। अगर ये निकल आते हैं वोट इलेक्शन वाले दिन वोट डालने तो ये बड़ा अपसेट कर सकते हैं कुछ हलकों में। अब जाहिर सी बात है हम ये प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि किस सियासी जमात को वोट देंगे, लेकिन जो पंजाब में हम इस वक्त ट्रेंड देख रहे हैं वो 2 मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेंड्स हैं। जैसे कुछ इलाकों में ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि नज़र आ रहा है कि हवा का रुख किस तरफ है, तो शायद उन्होंने फैसला कर लिया है कि नून को ही वोट देना है। जाहिर सी बातें प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, हमारे काम हो सकते हैं, हुकूमत अगर उन्होंने बनानी है। लेकिन दूसरी तरफ हम PTI के भी जो वोटर्स और सपोर्टर हैं कुछ हलकों में, ख़ास तौर पे जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे लाहौर में जैसे, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो भी बड़े मोटिवेटेड हैं। उनकी कैंपेन ज़्यादातर, बल्कि मैं तो कहूँगी ये एक डिजिटल इलेक्शन है क्योंकि उनकी सारी की सारी जो कैंपेन है वो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। तो वो जो है वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो आपको, जैसे मैं मीडिया में हूँ, मुझसे रब्ता करते हैं, आप मुझे बताएं मेरा हल्का कौन सा है, वहाँ पर उम्मीदवार PTI का कौन है, उसका निशान, इंतखाबी निशान क्या है, तो वहाँ पे भी एक मोटिवेशन है। तो दोनों के सबके ट्रेंड्स हम देख रहे हैं। आप और महमल बराह रास्त तशरीफ भी लाए लाहौर से, तो बिलावल भुट्टो का हम जिक्र करना चाह रहे थे। वो लाहौर के एक हल्का NA 127 से इलेक्शन लड़ रहे हैं और सवाल ये पूछना चाहते हैं कि या सिर्फ ये अलामती इरादा है इलेक्शन लड़ने का, या फिर कोई शाम को दिन में बात भी होती है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है जो लोग आमतौर पर ना जिसकी तवक्को कर रहे हो। तो बिलावल भुट्टो कहीं इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में बातचीत भी कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन रैली से खिताब कर रहे हैं, आप देखते हैं उनकी गुफ्तगू में क्या है इस वक्त। अगर कराची के अवाम 20 के 20 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिलवाते हैं तो मेरा ये आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला ये कराची का बेटा मुल्क का वजीर आजम बन जाएगा। लियारी का निशान क्या, कराची का निशान क्या, गैरतमंदों का निशान क्या, बहादुरों का निशान क्या, शोधा का निशान, आपका निशान, मेरा निशान, जीत का निशान, नारे भुट्टो। बिलावल की गुफ्तगू आपने देखी। लाहौर से भी इलेक्शन लड़े, लाड़काना से भी इलेक्शन लड़े। सुहेल वड़ाइद साहब, जब हम ये आदाद-ओ-शुमार सामने रखते हैं कि 12 करोड़ 85 लाख से ज़्यादा वोटर्स होंगे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आधी आबादी वोटर के तौर पर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही है? जी बिल्कुल कह सकते हैं। आप ये देखें ना, पाकिस्तान अगर मुस्लिम दुनिया का जायज़ा लें
तो पाकिस्तान में लोगों की जमहूरियत से वाबस्तगी इतनी पुख्ता है कि 4 मार्शल लॉ के बावजूद हम बार बार जमहूरियत की तरफ गए हैं। और बार बार आप ये देखें मिस्र में क्या हुआ कि मिस्र में भी मार्शल लॉ लगे, लेकिन वो बेचारे अभी तक मिस्र के लोग नहीं जा सके, बल्कि वहाँ जो इलेक्टेड सदर थे उनको सज़ाएं सुना दी गई। इसी तरह आप देखें अलजायर में जमहूरियत आई, नहीं चल सकी। और हम उस हवाले से बड़े एडवांस हैं मुस्लिम दुनिया से। हमारा आइन जो है वो बहुत जमहूरी है, दुनिया के बहुत से ममालिक से आगे है। इसमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात और बड़ी लोगों को राइट्स दिए गए हैं। ये अलग बात है कि उस आइन को बाज़ औक़ात बलाए ताक रख दिया जाता है, और बाज़ औक़ात उसको मनसूख और मुअत्तल कई दफ़ा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद उनकी अकल को, उनकी दानिशमंदी को दाद देनी चाहिए जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और ये अभी तक चल रहा है। तवक्को करनी चाहिए कि सारी सियासी जमातें और मुल्क के दीगर जो अदारे जो उस पर हलफ उठाते हैं, चाहे वो जज हैं, चाहे जर्नैल हैं, चाहे और हलफ वाले लोग हैं, वो उस आइन की पासदारी भी करें और उस आइन को कोई अपने हवाले से नई नई इंटरप्रिटेशन ना करें। जो आइन में लिखा है, आइन के पीछे बैकग्राउंड की किताबें भी मौजूद हैं कि इस आर्टिकल को किस लिए बनाया गया है, उसका मुतालिया कर लिया करें। और मुल्क को अगर आइन के मुताबिक चलाया जाए तो मेरा ख्याल है कि फिर जमहूरियत और पुख्ता होगी, फ़ौज भी और मजबूत होगी, मुल्क का दिफा भी मजबूत होगा। देखिए, ये जमहूरी जो ढांचा होता है, ये असल बात ये समझने की है कि ये हर मुल्क की जो फ़ौज होती है उसको एक पर्दे के अंदर ढांप देता है। ये एक कवर होता है आपकी आर्मी को दुनिया की नज़रों से बचाने का। हम एटमी पाकिस्तान हैं, हमारी फ़ौज को बड़ी इस पर लोगों की बुरी निगाहें हैं, तो उसको रोकने के लिए भी ज़रूरी है कि यहाँ जमहूरी निज़ाम हो, ताकि आवाम की सपोर्ट से पाकिस्तान चले। तो फिर कोई बुरी नज़र भी आपको किसी जमहूरी मुल्क, पूरी दुनिया की तारीख में 2 जमहूरी मुल्कों की कोई जंग नहीं हुई। आज तक जो पूरी इंसानी तारीख है को 2 जमहूरी ममालिक में कभी जंग नहीं हुई। अच्छा, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा करेक्ट करूं, आधी पॉपुलेशन नहीं है इस बार, हमारी 53% फैफिन की रिपोर्ट आई थी और ये पहली बार है कि हमारे इलेक्शन में 2018 में 49% थी, तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है। ठीक है महमूद साहब, जब हम कोई ऐसा इलेक्शन, आपकी और शहजाद की तरफ आएंगे, जब हम ऐसा इलेक्शन देखते हैं जैसे अमेरिका में अलेक्जेंड्रिया ओकासियो का पता लगा, उन्होंने कई दहाइयों से जीतने वाले एक उम्मीदवार को इंतखाबी सियासत से बाहर कर दिया, वो ऐवान नुमाइंदगान की मेंबर बन गई। क्या ऐसा कोई इलेक्शन होने वाला है इस दफ़ा? वो लाहौर में बिलावल लड़ तो रहे हैं, लेकिन उस हल्के से तो एक जमात जीतती रही है बरस से, तो वो सिर्फ एक अलामती है उनका वहाँ शिरकत करना, या जैसे बेनज़ीर कह रही हैं लाहौर में पता है लोगों को हल्के में क्या हो रहा है, कौन सा उम्मीदवार है, किसको कितने वोट पड़ेंगे, या उसका इंतखाबी निशान क्या है। तो वाकई पीपल्स पार्टी सोच रही है कि बिलावल कुछ ऐसा कर सकते हैं, या वोट बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, या जीत भी सकते हैं? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब जो है पीपल्स पार्टी उस हल्के में बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। और बड़ा टफ कंपटीशन वो देंगे, यानी कि एक चैलेंजिंग सीट है, एक मुश्किल सीट है, क्योंकि घर छोड़ के, यानी कि ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी की सिंध में 15 साल हुकूमत रही, तो एक देखा जाता है कि वो सिंध में उनका है गढ़। पंजाब के अंदर वो आपने देखा कि सिस्टमैटिकली ओवर द ईयर्स, हालांकि पीपल्स पार्टी तो बनी तो पंजाब के अंदर जिस तरह उन्होंने स्वीप की थी पंजाब में क्या था, लेकिन सिस्टमैटिकली ओवर द डेकेड जो है वो एलिमिनेट मैंने वहाँ से ख़त्म हुई। अपनी भी कुछ गलतियाँ होंगी, लेकिन ये कि ओवरऑल उसके ऊपर तो बड़ी लंबी बहस हो सकती है कि किस वजह से हुआ। ये जो मुनाजरे की दावत दी थी उसको बाय किया लाहौर के लोगों ने, उसको माना कि ऐसे मुनाजरा क्यों नहीं होना चाहिए? उन्होंने कहा लाहौर में घर में पानी भी आ जाता है, गैस भी आ जाती है, तो कराची में तो ऐसा नहीं है, टैंकर से पानी मंगवाना पड़ता है, ये कह दिया था उनको जवाब में। नहीं, पहले तो जुनेद मैं आपको जरा थोड़ा सा ये बताऊं कि जो चीज़ जो बिलावल भुट्टो ने जो चैलेंज लिया है, एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया है कि वो लाहौर में नून का जिसे गढ़ कहते हैं, या जाहिर बात है उधर 2 जमातें ही हैं पंजाब के अंदर और लाहौर के अंदर, PTI और नून। तो पीपल्स पार्टी जो कि सिस्टमैटिकली एक तरह से कहें कि एलिमिनेट हुई, और वो नहीं उनका इतना, और इग्नोर भी किया फिर पीपल्स पार्टी ने पिछले कई सालों से,
तो उस वक्त इस वक्त लाहौर में आकर इलेक्शन लड़ना एक ना सिर्फ ये अलामती बात नहीं, एक एक्चुअली एक मैसेज भी है, और वो ये है कि पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर काम करना चाहती है, पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर एक वापसी चाहती है। और वो जो यहाँ पर बात होती है कि जी एक नेशनल जमात थी और अब जो है बिल्कुल रीजनल जमात बनकर रहेगी या एक प्रोविंशियल जमात बनकर रहेगी, तो वो उस तासुर को भी ज़ायल करना चाहते हैं और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। जहाँ तक मनाजरे की बात है, देखिए बिलावल भुट्टो साहब तो पीछे नहीं हटे मनाजरे के चैलेंज से, वो जिनको कहा हुआ है वो नहीं कहा है। अच्छा, ये बड़ी वैसे इस पे एक अगर मैं ऐड शहजाद बिल्कुल आप बात कीजिए। मनाजरा तो मेरे ख्याल से दूर की बात, एक जो डिसअपॉइंटिंग चीज़ इसमें देखी है, क्योंकि कैंपेन्स तो मुख्तलिफ पार्टीज़ ने की। मुझे खुशी है कि बिलावल बीइंग अ यंग लीडर, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, बल्कि अब ये टिकटॉक का ज़माना है, पॉडकास्ट का ज़माना है, वहाँ पर भी वो गए। लेकिन इस पूरी कैंपेन में ना मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि 21 अक्टूबर को वापस आए, एक इंटरव्यू उन्होंने नहीं दिया। बहुत सारे सवालात हैं, देखें आप जब जलसे में जाते हैं तो आप अपनी बात करते हैं, उन्होंने पूरा अपना एक मौक़िफ़ पे 180 डिग्री का टर्न लिया है, लेकिन किसी को इजाज़त नहीं है कि उनसे सवाल करे, क्योंकि वो इंटरव्यू नहीं देते। मरियम नवाज साहबा जिन्होंने बड़ी बहादुरी से मियाँ नवाज शरीफ साहब की एब्सेंस में पार्टी को खड़ा रखा, जलसे किए, मुहिम चलाई, एक इंटरव्यू उन्होंने भी किसी टीवी चैनल को नहीं दिया, किसी पॉडकास्ट को नहीं दिया। ऑन द अदर साइड बिलावल साहब तो बड़े एक्टिव नजर आए, तो मुझे हैरत है। शहबाज शरीफ साहब गए कुछ चैनल्स में, लेकिन जो पार्टी का बयानिया मियाँ साहब मरियम नवाज साहबा लेके चलती है, उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, बिल्कुल उनकी प्रेजेंस मीडिया पे जीरो थी। अच्छा, ये बड़ा अच्छा मुद्दा सामने रखा है, और हमारे साफ़ी साहब और हामिद मीर साहब ऐसे सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान के तमाम सूबों में यकसा मकबूल हैं। तो उनसे ये सवाल मैं करना चाहता हूँ कि कुछ सियासतदान यहाँ से वहाँ इलेक्शन लड़ने चले गए, जो आपने नुक्ता उठाया है, वहाँ से यहाँ क्यों नहीं आए? ताना भी दिया बिलावल ने कि शहबाज शरीफ तो भाग गए कराची से, बावजूद इसके मुस्तफा कमाल ने कहा कि हम सीट छोड़ने के लिए तैयार थे, यहाँ इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? हामिद मीर साहब से आपसे इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ये जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर में आपको एक बार फिर खुशामदीद। जियो न्यूज़ और जंग ग्रुप का ये पैगाम है, जियो इलेक्शन जियो जमहूरियत, और हम इंतखाबी हल्कों की सियासत और 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, ये जो सवाल शहजाद साहब ने भी उठाया कि जो बड़े बड़े सियासी रहनुमा हैं उनमें से अक्सर इंटरव्यू नहीं देते, अवामी मुबाहिसों में शामिल नहीं होते, उनका इशारा नवाज शरीफ साहब की तरफ था, मरियम नवाज साहबा की तरफ था, क्यों है ऐसा? आप साफ़ी साहब बड़े बड़े इंटरव्यूज़ करते हैं पाकिस्तान में, और इन इंतखाबात से भी पहले आपने कुछ इंटरव्यूज़ किए, इसकी कोई ख़ास वजह है क्या? इस बारे में बात हुई कभी आपकी? देखिए, मेरे से अगर आप सवाल करें तो मैं तो सिर्फ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है या जो मैंने पिछले 2-3 महीने में देखा है, मैं सिर्फ वही बात करूंगा। ज़रूर। टू बी वेरी फ्रैंक, इस दफ़ा मेरा भी खुद ज़ाती तौर पे दिल ही नहीं किया कि मैं जो बड़े बड़े सियासतदान हैं इनके इंटरव्यू करूं, ठीक है ना, और मैंने कोई सीधी सी बात एफर्ट भी नहीं की। और दूसरी बात जो की गई है कि जी नवाज शरीफ साहब इंटरव्यू नहीं दे रहे, ये बात दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये इसमें एक और सवाल में से सवाल निकलता है कि ज़ाहिर बात है जब नवाज शरीफ साहब से आप इंटरव्यू करेंगे, फ़र्ज़ करें आप करते हैं इंटरव्यू, तो आप उनसे ये सवाल तो ज़रूर पूछेंगे कि मियाँ साहब वो वोट को 102 का नारा किधर गया? वो मियाँ साहब आपने जब परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू की थी, फिर उसके बाद आपने उसको ख़त्म कर दिया, फिर आपने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ एक तकरीर की, फिर आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी। ये इस तरह के 2-3 सवाल जो हैं वो ज़रूर उनसे किए जाएंगे, तो आपका क्या ख्याल है वो उसका कोई जवाब दे पाएंगे? तो वो जवाब नहीं दे सकते, उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन उनकी जगह पे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कोई तकरीरें जो पिछली 3-4 की हैं उसमें वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है। और जहाँ तक ये है कि बिलावल साहब जो हैं वो लाहौर से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और सिंध में भी 2-3 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी 2 जगह से लड़ रहे हैं, वो बलूचिस्तान से भी लड़ रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब लाहौर के अलावा और कसूर के अलावा वो इधर से भी लड़ना चाह रहे थे, कराची से, लेकिन यहाँ से उनका हाँ वो वापस हो गया, यहाँ से वो नहीं लड़ सके। लेकिन ये बात आप माने, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, कि एक लीडर है जो पाकिस्तान के 4 सूबों से इलेक्शन लड़ सकता है और जीत सकता है, उसका नाम इमरान खान है, बट ही इज़ आउट ऑफ द इलेक्शन रेस। सुहेल वड़ाइच साहब, खिचड़ी की आप बात हुई तो इलेक्शन के करीब या इलेक्शन वाले दिन खिचड़ी खाई जाएगी, बिरयानी खाई जाएगी, पाए खाए जाएंगे, बर्गर खाए जाएंगे, क्या खाने नज़र आ रहे हैं आपको? देखें, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे पास इस वक्त कोई क्रेडिबल सर्वे या ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिससे ये अंदाज़ा हो सके कि एग्जैक्टली क्या होगा।
अंदाज़े हैं और ज़ाहिर है अंदाज़ों में गलती होती है। पहले तो ये अंदाज़ा लगाया गया था कि ये एक मखलूत हुकूमत होगी और जिसमें 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ शामिल होंगी। फिर ये अंदाज़ा लगाया गया कि नहीं, नून ने ज़ोर लगाया कि नहीं, हम तो तब हम हुकूमत चलाएंगे जब हमारी मेजॉरिटी होगी सिंपल, हम कोलिशन में नहीं जाएंगे। और उसके बाद स्ट्रेटजी में तब्दीली हुई और इस वक्त ऐसे ही लगता है कि कोलिशन बनने नहीं जा रही मरकज़ में और एक नून लेड गवर्नमेंट होगी जिसमें शायद पीपल्स पार्टी नहीं होगी और सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा, क्योंकि बज़ाहिर इंटीरियर सिंध में कोई मुखालफत नज़र नहीं आ रही पीपल्स पार्टी की। बलूचिस्तान उसी तरह खिचड़ी होगी। केपी में मुझे बड़े बासाद अदब इख्तलाफ है सलीम साफ़ी साहब से। केपी में इब्तदाई तौर पर पीटीआई की हुकूमत होगी, बाद में शायद वो ना रहे। अच्छा। और इस तरह पंजाब का भी पता, पंजाब में जो है वो नून की हुकूमत होगी, तो बलूचिस्तान में मिली जुली होगी। तो ये नक्शा खींचा गया है, लेकिन इस नक्शे में मैंने पहले भी कहा है कि अगर 60% वोटर टर्नआउट हुआ तो इस नक्शे में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। लेकिन अगर 40 से 50% टर्नआउट हुआ तो फिर यही नक्शा नज़र आता है। ठीक है, तो वोटर टर्नआउट का बेनज़ीर के सामने सवाल रखे। साहब साहब आपको चैलेंज कर दिया गया इसी ट्रांसमिशन में। बड़े हम्बल तरीके से किया। आप भी कहें मैं ग्रेट डिबेट चैलेंज नहीं, सुहेल वड़ाई साहब हमें रिजेक्ट भी कर सकते हैं, उनके पास ये इख्तियार है। बेहतरीन। लेकिन वो सुहेल साहब का तज्जिया शायद अगर जो आज़ाद कैंडिडेट खड़े हैं तो उसी के तनाजुर में उनका होगा। मैंने भी आपको ये जो अंदाज़े जो दिए तो उसमें JUI तनहा जितने वोट ले रही है, PTI ये ANP जितने तनहा वोट ले रही है, या ये बाकी जमातें ले रही हैं, तो उसमें वो जो आज़ाद के नाम से हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन आज़ाद का अच्छा एक इसमें अलमिया देखें ना हमारी 2 बड़ी जमातों का, कि खैबर पख्तूनख्वा में पहले 4 पोजीशनों में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है ही नहीं। ये जिस तरह इन्होंने, एक ने अपने आप को सिंध तक और दूसरे ने अपने आप को पंजाब तक महदूद कर रखा था। अब नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये बीमारी वहाँ से इधर आई है। हालांकि ये बीमारी, अगर बीमारी पहले तो उसको बीमारी कहना मुनासिब भी नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसके एक लीडर हैं, तो ये तो लाहौर से उधर आई थी। और फिर उनको परवान चढ़ाने में जिन शख्सियात ने, जिन फ़ौजी शख्सियात ने, जिन DGISIs ने किरदार अदा किया था, उसमें भी कोई पठान नहीं था। वो तो खैबर पख्तूनख्वा लेबार्ट्री है, तो जो पहला तजुर्बा किया जाता है तो वो वहाँ पे किया जाता है। लेकिन ये मौका ख़ुद नवाज शरीफ ने भी उनको दिया था कि जब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को इग्नोर कर लिया था और सिर्फ पंजाब तक अपने आप को तो इसी तरह और बिलावल ने अब या जरदारी ने भी ये किया था। अच्छा, जो सुहेल वड़ाई साहब की उसकी जवाब मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि उनकी तादाद बाकी मसलन जो आज़ाद कैंडिडेट है वो बड़ी जमात के तौर पर उभरेगी, लेकिन इतनी उनकी तादाद नहीं होगी कि वो सादा अक्सरियत हासिल करेगा, नंबर 1 कि वो हुकूमत बना। नंबर 2 उसमें 50% शायद अब पहले से राब्तों में है, यानी वो बज़ाहिर है बागी लेकिन अंदर से वो मिले हुए हैं। संजीदा ना लेने की बात और इन्हिसार हुकूमत साजी का इन आज़ादों पे होगा, मेरा अंदाज़ा ये है। इनको जिसके पास भेजा जाएगा इन आज़ादों को, तो वो लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी। आपने जो दिलचस्पी की बात की, सब कराची की बात होती है, ये कहा जा रहा है कि आपने भी कहा मुस्लिम लीग नून है या फिर पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं वो दिलचस्पी नहीं लेते, दावा तो कर रहे हैं नशिस्तें जीतने का। आप शहबाज शरीफ साहब की बात हो तो वो तो पिछले इंतखाबात में बहुत मामूली वोटों के फ़र्क से हारे थे, बल्दिया का जो इलेक्शन था। अब उन्होंने हिस्सा लेने का ही फैसला बदल दिया, जिस पर बाद में तनकीद भी हुई। क्या वजह है इसकी? क्यों मुस्लिम लीग नून या फिर दीगर जमातें कराची में आके मेहनत नहीं करना चाहती, सिंध में आके मेहनत नहीं? देखिए, नून लीग एक ये वाहिद सीट थी जिस पे एक कंपटीशन दे सकती थी या फिर जीत भी सकती थी, लेकिन आपको पता है कि उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सीट एडजस्टमेंट की हुई है नून लीग ने।
सिर्फ जैसे उन्होंने कहा पंजाब नहीं, सेंट्रल पंजाब की पार्टी होकर रह गई है नून लीग। साउथ पंजाब में भी उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की है, केपी में भी उनकी ख्वाहिश थी JUIF से करें, कराची में उन्होंने MQM से की है, इंटीरियर सिंध में उन्होंने GDA से की है, बलूचिस्तान में उनकी ख्वाहिश थी कि BAP के साथ उनकी हो जाए। तो इससे पता चलता है ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो बड़ी पार्टीज़ हैं वो एक सूबे तक महदूद रह गई हैं। कराची में ये जो सीट बल्दिया की आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ से MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल साहब खड़े हुए हैं जी। तो इस सीट पे बड़ी कोशिश की नून लीग ने, उनका पूरा वफ्द आया था यहाँ पे, जिन्होंने बातचीत की कि मुस्तफ़ा कमाल साहब विड्रॉ हो जाएं और वो शहबाज शरीफ साहब की हिमायत करें, लेकिन क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद यहाँ से लड़ना चाह रहे थे, इसलिए यहाँ पे जो है ये कोई इसका मुस्बत पहलू है कि जो मरकजी सतह की जमातें हैं वो छोटी जमातों से अलायंस करें ताकि उनको नुमाइंदगी मिल सके, क्या ये इसका कोई मुस्बत पहलू हो सकता है? मेरे ख्याल से इस पर दबाव का भी एक पहलू है, क्योंकि इस मरतबा कोशिश की जाएगी कि MQM को 10-12 सीटें कराची से दी जाएँ, ताकि जब सेंटर में हुकूमत बने तो उसमें तमाम सीटें नून लीग के पास ना हो, नून लीग को इन पार्टीज़ की ज़रूरत पड़े जिसमें MQM हो, GDA हो। ये जाहिर सी बात है, आपको पता है हमारे एक कंट्रोल में रखने की कोशिश की जाती है, तो ये एक चेक में रखने के लिए कोशिश की जाएगी कि MQM को यहाँ से ज़्यादा सीटें दी जाए। मेरे ख्याल से 10 से 12 तो ये कोशिश की जाएगी कि उनको दें। लेकिन पीपल्स पार्टी, अभी जब बिलावल लियारी के हवाले से बात कर रहे थे, लियारी में बिलावल भुट्टो ने खुद इलेक्शन लड़ा था 2018 में, तीसरे नंबर पर आए थे। इवन जो TLP के कैंडिडेट थे उन्होंने बिलावल से ज़्यादा वोट लिए थे। तो अब नबील गबोल साहब जो कि पहले यहाँ से 2 मरतबा जीत चुके हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे। ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी यहाँ पर टर्न आउट करे, क्योंकि कराची में 5 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कि तो सबसे ज़्यादा नशिस्तें कराची से जी 22, और पीपल्स पार्टी 5 पे तो फेवरेट है, 3 मलीर की, एक जहाँ से कादिर पटेल साहब लड़ते हैं केमाड़ी, और एक लियारी क्योंकि हिस्टोरिकली रही है, लास्ट टाइम हारे थे। तो मेरे ख्याल से उनकी ये कोशिश होगी, और सईद गनी साहब बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो कोशिश ये करेंगे कि 7-8 सीटें जो है वो यहाँ से जीतने की कोशिश। वोटर टर्नआउट की तरफ सिर्फ एक सेंट्रल पंजाब पे ज़्यादातर ट्रेंड्स पर आएंगे और उसकी क्या तवक्को हम कर सकते हैं कि वोटर टर्नआउट कैसा होगा, उस पर एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में हम आपसे कुछ देर के बाद मिलते हैं दोबारा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मोतबर इलेक्शन ट्रांसमिशन में जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर में आपको खुशामदीद। हमारी गुफ्तगू जारी है पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से। महमल और बेनज़ीर साहिबा, वोटर ट्रेंड के लिए क्या तवक्को की जा सकती है? लोग बहुत ज़्यादा तादाद में निकलेंगे, फैसला कर चुके हैं कि हमें हर सूरत अपना वोट कास्ट करना है। क्या आपको अब तक क्या रुझानात नज़र आए? महमल देखिए, अभी तो लग रहा है ऐसे कि क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर भी और ये कि PTI के जो बहुत सारे लोग हैं वो यही कहते हैं कि हम बहुत कसीर तादाद में निकलेंगे, लेकिन जब आप बात करते हैं ऑन द ग्राउंड तो ऐसे लगता है कि उतनी जो एक कहा जा रहा है, एक प्रेडिक्शन दी जा रही है, शायद उस तरह से ना हो, मतलब इतना हाई वोटर टर्नआउट ना हो जो इसकी जो दिखाया जा रहा है, जो ये सारी बात कर रहे हैं। तो एक तो वो है, लेकिन सच्ची बात है ये तो हमें इलेक्शन के दिन ही पता चलेगा, सरप्राइज़ भी हो सकती है, ख़ासतौर पर अर्बन एरियाज़ के अंदर हो सकती है। लेकिन जुनैद, मैं एक और चीज़ के ऊपर ज़रूर बात करना चाहूँगी। यहाँ पर मियां नवाज शरीफ साहब की बात हो रही थी। आप ये देखिए कि पिछले 4 इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ साहब एक इलेक्शन उनको लड़ने की इजाज़त थी, वो एक इलेक्शन लड़े जी। उसके अलावा ना 2002, ना 2008, ना 2018, और 2018 से लेकर अगर आप अब तक देख लें तो ये जो अभी उन्होंने कैंपेन शुरू की, उसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब तो कहीं हमें नज़र भी नहीं आए। मतलब वो एक आधा कोई PDM का जलसा या इस तरह की जो चीज़ होती है, उसके अलावा तो एक ये जो चीज़ है कि वो कहीं पर थे ही नहीं, मतलब जेल या लंदन के अंदर भी वो ज़्यादातर खामोश ही रहे। तो एक तो ये भी बहुत एक अहम चीज़ है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर मीडिया, खासतौर पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर अगर आप देखें, आप 2014 का धरना देख लें, मतलब 126 दिन एक ही चीज़ दिखाई जाती है और उसकी भी उस तरीके की जो है वो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं करते PMLN या इस तरह। मतलब पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर एक चीज़ ये भी है कि वो PTI की तरह बहुत ज़्यादा मीडिया सेवी या सोशल मीडिया सेवी भी नहीं है। लेकिन मियां नवाज शरीफ खुद जो हैं एक बहुत ही सबसे ज़्यादा इस वक्त एक एक्सपीरियंस जो है वो पॉलिटिशियन है जो जिंदा हैं, मतलब बीबी की तो शहादत होगी, तो इसलिए एक तो वो भी उनकी चीज़ है कि वो लोगों को वैसे तो सुना है कि प्राइवेटली तो ऑफ द रिकॉर्ड तो उनकी मुलाकात या वो इस तरह की चीज़ तो होती है, लेकिन ये जो है कि आंसर उनका कि उनको जो 4 इलेक्शन में एक इलेक्शन लड़ने दिया गया, फिर उनकी जो है कैंपेन या उस तरीके से उनको मीडिया के ऊपर वो खुद आने की बात नहीं है, उनकी कितनी जो है कि उनको दी गई स्पेस कितनी दी गई, तो ये भी एक हमने देखा खासतौर पर पिछले दौर के अंदर तो हमने देखा। और एक और इस इलेक्शन में तो स्पेस पाबंदियां भी रही हैं, नहीं दूसरे इस इलेक्शन में
हूँ आपको वैसे मीर साहब, इस इलेक्शन में तो बहुत ज्यादा जी स्पेस जी है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्पेस की मैं आपको बात पाबंदियां भी रही हैं, उनसे बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उनकी पाबंदियों से मुतालिक सवाल जी। और जुनैद एक चीज़ और भी है कि देखिए बहुत पाकिस्तान जो है वो 2018 में जो एक हाइब्रिड निज़ाम हम पर मुसल्लत हुआ था और अब 2024 में हम उसकी एक और कड़ी देखेंगे। ये भी एक बहुत मतलब पाकिस्तान बहुत चेंज हुआ है पिछले 6 सालों के अंदर, हमारी जमहूरियत बहुत ज़्यादा। जब देही और शहरी वोटर्स की हम बात करते हैं और बहुत ज़्यादा इसका मवाजना किया जाता है, इस 2024 के इलेक्शन के लिए ये मवाजना कहाँ खड़ा है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप वोटर टर्नआउट की भी अभी बात कर रहे थे। देखिए सर्वेस तो आते रहते हैं, हर मुल्क में आते हैं, लेकिन अंदाज़ा ही आप लगा सकते हैं क्योंकि इलेक्शन वाले दिन क्या होगा मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को पता होता है कि क्या होगा, वोटर टर्नआउट क्या होगा या पोलिंग स्टेशन पे क्या होगा। हमने, आपको याद है 2022 में जो एक बाई इलेक्शन हुआ था पंजाब में, उसमें हमने बड़ा हाई वोटर टर्नआउट देखा था। कुछ हलकों में तो 50% था, कुछ पे 60% था, और उसकी वजह से एक ट्रेंड जो था, जो ट्रेंड लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी क्योंकि उन्हें इलेक्टेबल्स को टिकट दिए हैं, वो ट्रेंड जो था अपसेट हो गया था। तो हाई वोटर टर्नआउट से मेरे ख्याल से बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये जो और उसमें एक और ट्रेंड भी था उस वक्त भी जो एनालिसिस और तज्जिए किए जा रहे थे वो ये था कि देही इलाकों में बिरादरी के नाम पे वोट डालते हैं, शहरी इलाकों में वो पार्टी के नाम पे वोट डालते हैं। लेकिन हमने उस इलेक्शन में देखा कि बहुत से देही इलाकों में भी लोग पार्टी के नाम पे निकले वोट डालने, और नौजवान वोटर निकले और खवातीन। 120 सेकंड बाकी है। गैलप का सर्वे आया 2 रोज पहले, उसमें था 73% लोगों को लोग वोट करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं हम वोट करने के लिए निकलेंगे, विच इज़ वेरी हाई परसेंटेज। लेकिन अब निकलते या नहीं निकलते, और सवाल ये भी होना चाहिए कि क्या निकलने दिया जाएगा। मैंने पहले भी बात की थी कि अक्सर ये होता है कि जिस पोलिंग स्टेशन पर आपको लगता है कि एक मखसूस जमात के वोटर आ रहे हैं, वोट कास्ट करना चाहते हैं, आप पोलिंग स्लो कर देते हैं। दूसरा, इलेक्शन डे पे जो दही इलाके होते हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बड़ी ज़रूरत होती है, तो ये भी हो सकता है कि किसी को शायद ट्रांसपोर्ट अरेंज करने की इजाज़त ना हो। ये जो बल्दिया का बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब लड़े थे, अब ये कराची शहर का इलाका है और 635 उन्होंने रिक्शा, वैन्स और गाड़ियाँ अरेंज करनी पड़ी थी वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लाने के लिए। ये शहर के हालात हैं, तो आप सोच सकते हैं कि एक कैंडिडेट को दही इलाकों में कितने ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, तो अगर आप उनको ट्रांसपोर्ट ही ना दें तो फिर कैसे वोटर पहुंचेगा। सब कोई एक अहम बात जो सबसे ज़्यादा इस वक्त आपके जहन में हो इन इंतखाबात के हवाले से? देखिए, मैं तो जब से इस सेट पे बैठा हुआ हूँ तो मुझे 2018 के वो ड्रामा याद आ रहा है कि जिस तरीके से जब हमने पोलिंग एजेंटों को निकालने की बात की और मुझे उठाया गया यहाँ से, और फिर जो उसकी बात करता था या दानली की बात करता था, या क्योंकि उस इलेक्शन की तो जब आप पोलिंग एजेंट को निकाल दे और उसकी अदा मौजूदगी में गिनती करे तो उसकी तो रत्ती भर क्रेडिबिलिटी नहीं होती ना, और ये काम किया गया था। और जब हमने उसका तस्करा शुरू किया तो उस जुर्म में जो है हमें ट्रांसमिशन से उठा लिया गया। आई होप मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा इतनी ज्यादती नहीं की जाएगी। जी, कोई सरप्राइज? देखिए, सरप्राइज एलिमेंट एक ही है, पीटीआई का कितना वोटर निकलता है और क्या वो रिजल्ट चेंज कर सकता है या नहीं। ओके, आमिर साहब जी, मुझे लग रहा है कि इसमें एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है इस इलेक्शन के बारे में, और वो ये है कि एक तो खैबर पख्तूनख्वा में एक जनरल सीट पे एक हिंदू खातून जो है वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रही है, डॉक्टर सवेरा प्रकाश जी। मेरे ख्याल से वो जीती या नहीं जीती ये बाद की बात है, लेकिन वो इलेक्शन में कैंपेन चला रही हैं बड़े भरपूर तरीके से, एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से। मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी बात है, बड़े मौसर तरीके से पहुंचा रही हैं। मीर साहब, एनपी की भी 2 खवातीन शगुफ्ता मलिक और समर बिलोर वो ओपन सीटों पर लड़ रही हैं। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मौजूद रहेंगे जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर में अगले आने वाले चंद दिन तक, इलेक्शन से पहले तक, इलेक्शन वाले दिन और उसके बाद भी कुछ ही देर में इस जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर से ही कैपिटल टॉक स्पेशल आप देख सकेंगे हामिद मीर साहब के साथ। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती रहेगी।